कमेंट्स वगैरह यहाँ से भी देखते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से लाइव है, ठीक है। अच्छा जी, वेलकम टू द साल्क टॉक शो। आज हमारे साथ हैं हिना रेहान। अभी हम उनसे पूछेंगे भी इनके बारे में भी। सबसे पहले तो आप ये बताओ हिना कि आप हमारे ग्रुप में सईदात को कब से जानती हो? सईदात के में थोड़ा सा हम लोग भी वो सब बातें भी पूछ ले रहे हैं। सईदात कब ज्वाइन किया, कितना अर्सा हो गया, कितना मजा आता है इस ग्रुप में, क्या सीखा, क्या दिया, क्या लिया? जस्ट टॉक अबाउट द ग्रुप ऑल्सो। जैसे कि हम आज आप देख रही हो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हिट 23 के मेंबर्स टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके हवाले से भी तालियां तो बनती है थोड़ी सी। हाँ, तो उसके हवाले से भी बताओ कि कब आपने ज्वाइन किया, थोड़ा सा। आई थिंक मुझे सैयदा ज्वाइन किए हुए तकरीबन शायद 5 साल हो गए। आई थिंक इन लाइक मोर देन 5 years। 5 साल पहले मैं सऊदी शिफ्ट हुई थी, तो फिर मैंने ये ग्रुप आपका ज्वाइन किया था। फर्स्ट टाइम मेरी तभी आपसे बात हुई थी ऑन ऑडियो आई गेस। और एंड एक्चुअली आई फाउंड दिस ग्रुप रियली रियली हेल्पफुल, क्योंकि हुआ ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो मुझे बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लम हो रही थी चीजें समझने में। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो गए, यहाँ पे आउटिंग की जगह हो गई, एक्टिविटीज हो गई, तो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे इसी ग्रुप से मिली। मतलब अपने हस्बैंड से ज्यादा मैं अपडेटेड रहती थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। दैट्स व्हाई आई एक्चुअली ये ग्रुप मेरे लिए है बिल्कुल जस्ट लाइक अ फैमिली। तो आई जस्ट लव दिस ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप में आप कुछ भी इजीली पूछ सकते हो, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। प्लस जिसकी आप जैसी एडमिन हो माशाल्लाह, तो आपने काफी अच्छी चीजें यहाँ पे आप लेकर आती हैं, एक्टिविटीज लेकर आती हैं। तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दिस ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से आपने 5 साल में ये ग्रुप ज्वाइन किया है, हमारा बड़ा अच्छा साथ रहा है, बड़ी अच्छी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो आपके बारे में ऑलरेडी जानती हूँ और आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज भी देखती रहती हूँ, और जो ग्रेजुअली सक्सेस जैसे आप कर रही हो माशाल्लाह से, आई रियली प्रेज दैट एंड अप्रिशिएट दैट। मैं तो जानती हूँ यानी ऑलरेडी, पर मैं चाहूंगी कि हम सब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी आपकी जबानी भी सुनना चाहते हैं कि आप जस्ट टॉक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताओ, क्या काम कर रही हो, अपने पढ़ाई के बारे में बताइए, अपना मेजर्स बताइए। बिल्कुल, आपने जो जो मैं अपनी स्टडी से स्टार्ट करती हूँ। बट आई हैव डन माय एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। मेरा मेजर रहा है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में, जो कि आजकल पाकिस्तान में काफी ज्यादा फेमस भी चल रहा है। यहाँ पे भी बहुत से लोग एबीए को जानते हैं। तो मेरा मेजर एबीए में रहा है। मेरा सारा आधे से ज्यादा जो काम है वो भी एबीए में रहा है। मैंने बच्चों के साथ भी काम किया है। प्लस मैंने जो है अभी रिसेंटली मैंने एक डिप्लोमा कंप्लीट किया है यूके से, दैट इज कॉल्ड REBT, विच इज नोन एज रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। और इसके साथ साथ मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी में। एक मैंने अभी कोर्स किया है रिसेंटली पॉजिटिव साइकाइट्री का फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और अब जो है मैं एक ग्रुप जो मेरे ख्याल से आपको उसका पता ही होगा, दैट इज नोन एज होप रिवाइवल, जो मैंने स्टार्ट किया है। इट्स अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल ग्रुप जो कि मैं रन करती हूँ, और उसमें डिफरेंट किस्म के केसेस लेती हूँ मैं, कुछ जो कि कम्प्लीटली कोई गॉसिप बेस्ड नहीं होते, बट प्योर साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं उसमें। उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग वो लेते हैं, केसेस लेते हैं, और उसके बाद उन केसेस को सुन के उनको हल करने की कंसल्टेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। प्लस हम जो है रिकमेंडेशंस देते हैं, सेशंस देती हूँ मैं, ऑनलाइन सेशंस भी देती हूँ। तो इस तरह से जो है हम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं थ्रू दैट ग्रुप। तो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई मस्ट अप्रिशिएट योर ग्रुप ऑल्सो। जिस तरह से मैं उसमें बहुत ज्यादा ऑब्वियसली एक्टिव नहीं हूँ, आपको पता है मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हूँ, मगर फिर भी मेरे वॉल पर ऑब्वियसली आता है, और जो देखती हूँ आपकी लाइव्स देखती हूँ और आपका जो एफर्ट है। और अच्छी बात यह है कि आपने एक ग्रुप जो है वो फोकस्ड रखा हुआ है, जिस तरह से भी आपने बताया फोकस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस लिहाज से जो आपका फोकस है वो टारगेट अब मैं देख रही हूँ, यानी यू आर अचीविंग दैट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा सक्सेसफुली जा रहा है। उसमें लोगों की रिस्पांस देखती हूँ बहुत अच्छी है, और उसमें लोग अपनी क्वेरीज भी डाल रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छी काउंसलिंग दे रही हो। तो मैं भी लोगों से ये कहूँगी माशाल्लाह से जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनका जो ग्रुप है हिना का, वो होप रिवाइवल के नाम से है। ये हिना इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी लाइव में आफ्टर द लाइव ये अपना जो लिंक है ग्रुप का इसमें पोस्ट कर देंगी, वरना मैं भी पोस्ट कर दूंगी। जस्ट प्लीज डू ज्वाइन हर ग्रुप एंड सपोर्ट हर कि ये रिलीजियसली इस फील्ड में काम करें। माय सपोर्ट इज ऑलवेज विद यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आज यस। हमारा टॉपिक जो है
मैं समझती हूँ कि जो आज हमने टॉपिक पिक किया है वो एक करंट इश्यू भी है इस ईरा का, क्योंकि Yes. हम हर दूसरी औरत को हम देख रहे हैं, जहाँ ऑब्वियसली जो दूसरे फैक्टर्स हैं, दूसरे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें जैसे जा रही हैं, मगर अब जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मेट किया है साल का रेगुलर टॉक शो, एक मैंने फॉर्मेट किया, और आगे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे इश्यूज पे बात करने वाले हैं। आपके साथ भी मेरी एक स्टार्टिंग लाइव है, इट्स नॉट द लास्ट लाइव। हम लोग, आप लोग, हम दोनों को देखते रहेंगे, हम डिफरेंट इश्यूज में हिना से सीखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज जो हमने पिक किया है टॉपिक, जैसे हम देखते हैं आजकल हर दूसरी औरत, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो शादीशुदा नहीं है, एक जो मेजर नॉर्मली औरतों में एक चीज जो पाई जा रही है वो एक स्ट्रेस है और डिप्रेशन है। आज अगर आप देखें, अगर आप परसेंटेज में हम उसको लेके जाते हैं कि आप कितनी परसेंट कहेंगी कि हर औरत को, आपके पास तो जैसे केसेस भी आ रहे हैं, और मैं खुद भी काउंसलिंग कर रही हूँ, बीइंग एडमिन ऑफ सईदात क्लब, सुबह से शाम मेरे पास भी कॉल्स आई हुई होती हैं उनकी। मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 17 इयर्स डूइंग पब्लिक काउंसलिंग। तो आप क्या परसेंटेज लगाती हो आजकल? आप कितने लोगों को देख रही हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, अगर हम उसको परसेंटेज में करें? एक्चुअली मैं अगर आप मुझसे बिल्कुल ऑनेस्टली अगर पूछा जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट आई ऑब्जर्व्ड अप टिल नाउ इज दिस के तकरीबन लाइक 70 to 80% हमारी जितनी खवातीन जो हैं, जो ज्यादातर जो हाउस वाइफ्स हैं या जो बाहर भी जो काम कर रही हैं, 70 to 80% लोग जो है वो स्ट्रेस का शिकार हैं ही हैं। और 20% मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस का शिकार है। तो उनको फिजिकल सिम्टम्स जब आते हैं, लाइक हेड एक्स हो गया, बॉडी एक्स हो गए, या फिर उनकी जो एक जो नॉर्मली रूटीन एक्टिविटीज है उससे वो अगर हट गए हैं, तो दे फील कि अच्छा कुछ गड़बड़ है उनके साथ। अदर देन दैट उनको पता भी नहीं चलता। तो मेरे नजदीक 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैसे भी स्ट्रेस का शिकार है। स्ट्रेस को ले लें, और स्ट्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस को हम लोग बहुत मामूली समझते हैं। वी डू नॉट इवन टॉक अबाउट दैट। वी जस्ट से कि स्ट्रेस है, मामूली स्ट्रेस है, इट विल गेट ओवर, और वी लीव इट अनट्रीटेड। व्हेन स्ट्रेस वी लीव अनट्रीटेड, होता क्या है दैट इट लीड्स टू डिप्रेशन, इट लीड्स टू एंजाइटी। ये डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो स्ट्रेस को अनट्रीटेड छोड़ देने से, इसको मैनेज ना करने से, तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इसके इसके वार्निंग साइंस क्या है? आपको कैसे पता चलता है कि आपको डिप्रेशन है? Yes, it's a very important question and a very significant one, जो कि मैं आज आपको बहुत सारे पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जो कि डिप्रेशन और स्ट्रेस में एक्चुअली ओवरलैप करते हैं। हम बहुत दफा कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा हमें अगर बंदा अगर सैड फील कर रहा है, दैट पर्सन इज होपलेस, या उसको सोने का इशू हो रहा है, या उसको खाने पीने का इशू हो रहा है, तो शायद होता है डिप्रेशन का शिकार हो। लेकिन इन एक्चुअल वो स्ट्रेस का शिकार होता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस में एक बड़ी अच्छी सी एक लाइन है जो कि मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम सुन लेते हैं कि स्ट्रेस में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और मजे की बात है कि यही सिम्टम्स आपको डिप्रेशन में भी दिखेंगे। तो उसमें हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन इज दिस, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सोने में। आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब होती है, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब होती है स्ट्रेस में। आप यू स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। आपको लगता है बस नथिंग इज गोइंग करेक्ट, सब चीजें बहुत उथल पुथल या हैपेजर चल रही हैं, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट हैव अ डायरेक्शन एक्चुअली। देन ठीक यू है। हैव प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन। आप चीजें पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते सही से। आपको कोई कुछ कहता है, आपको आधी चीजें समझ आती हैं, आधी चीजें नहीं समझ आती। प्लस यू फील नर्वस, यू फील एंशियस। आपको लगता है आपको गुस्सा आ रहा है, यू आर एजिटेटेड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। बेकार में अगर हाउस वाइफ हैं, तो जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें मुझे कहा जाता है कि बच्चों पे हम गुस्से उतार रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें समझ नहीं आ रहा हमें हमें क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही है। इरिटेबल मूड जो है वो बहुत ज्यादा जो है देखने में आते हैं। साथ साथ आपको ये फील आता है कि ये डिफिकल्ट पीरियड आपका चल रहा है, ये ओवरकम नहीं कर पाएंगे आप। और आप क्या करते हैं इस तरह के जो आपके, अच्छा एक चीज और होती है जो अक्सर खवातीन को शायद नहीं पता होती, कि आपके सर में अक्सर दर्द रहेगा, प्लस इस हिस्से में जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको अक्सर आपको लगेगा बस दर्द रहता है, पता नहीं क्यों दर्द रहता है। आंखें आपकी भारी हैं, बॉडी में आपके पेन्स रहते हैं, एक्स रहते हैं। क्यों होता है इस तरह से? इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। और ये वो स्ट्रेस है जो कि आपने ट्रीट नहीं किया, जिसको आपने मैनेज नहीं किया, जिसके लिए कोई कोपिंग स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढी आपने, यानी जस्ट लीव इट। आपने कहा सही। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अच्छा अब होगा क्या? यू लेफ्ट दैट स्ट्रेस, ठीक है, आपने वो इवेंट जो आपका स्ट्रेसफुल है उसमें आप मुसलसल रह रहे हो। कुछ दिन के बाद वही चीज आगे चल के क्या हो जाएगी? डिप्रेशन में चली जाएगी। एंड डिप्रेशन में दैट चल रहा है। लीड्स टू डिप्रेशन। उसमें यही सिम्टम्स होंगे डिप्रेशन में, प्लस
ऐड क्या हो जाएगा, आपकी जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज है उससे आप विड्रॉन फील करोगे, आपको मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा, और जब एक्सट्रीम केसेस चले जाते हैं तो हम हो जाते हैं सुसाइडल, हमारे अंदर आती है सुसाइडल थॉट्स, प्लस हमारे अंदर एक और नेगेटिव चीज बढ़ जाती है विच इज अबाउट योर सेल्फ, आपको लगता है यू आर गिल्टी, यू आर वर्थलेस, आपकी कोई हैसियत औकात नहीं है, आप बेकार इंसान है, यू आर अ लूजर, आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये आ गई अब आपकी डिप्रेशन की स्टेट, जो कि अब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो चुका है। आप इससे नुकसान क्या हुआ कि आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया बर वक्त, एंड दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड देन एंजाइटी, या एंजाइटी डिप्रेशन दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। दिस इज द थिंग। So is it some sort of mental illness? Do you call this stress some sort of mental illness? बिल्कुल, स्ट्रेस इटसेल्फ आई कैन नॉट से कि मेंटल इलनेस है, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपको आउटर इवेंट से जो है प्रेशर मिल रहा है, दैट इज द स्ट्रेस एक्चुअली। लेकिन स्ट्रेस कैन लीड टू मेंटल इलनेस, जैसे डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, और आपका 24 घंटे से कहते हैं ना जो दिमाग आपका बोझल रहता है उसकी तरफ ये चीज आपको जो है पुश करती है। तो इटसेल्फ इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, बट इट कैन लीड टुवर्ड द मेंटल इलनेस। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। जी। तो इसका कोई क्या ये ओवरकम कर सकते हैं विद टाइम, उनका चेंज हो जाता है? या जो अगर एक बंदा, बहुत सारे लोगों को जो मैंने आई डोंट नो, आई हैव कम अक्रॉस सम पीपल जो बाय नेचर ही डिप्रेशन में ही होते हैं, मूड उनके ऐसे ही होता है, चाहे कुछ भी कर लें जिंदगी गुजर जाती है जिसे, मगर उन पे चेंज नहीं आता। तो क्या ये इनबॉर्न चीज भी होती है, इनहेरिटेड भी होती है, या आप क्या कहते हैं इसके बारे इनबॉर्न तो मैं नहीं कहूंगी इसको, बट यस, डिप्रेशन कैन बी इनहेरिटेड। अगर आपकी फैमिली में एक चीज रन कर रही है और कोई स्ट्रेसफुल इवेंट नहीं है, तो आउट ऑफ नो वे यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड, तो वो जो है आपके हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो रही है, या आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज आ रहा है, आपके जो सेरोटोनिन लेवल, आपका डोपामिन लेवल, ये लेवल जो है आपके जो डिक्रीज हो रहे हैं, या जीएबीए रिसेप्टर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपको अगेन डिप्रेशन हो सकता है। इट मीन्स कि अगर आपकी फैमिली में चीज रन कर रही है, तो ये चीज आपके उसमें देखने में आती है कि अगर आपकी मदर को डिप्रेशन रहा हो, या वो एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एक पेशेंट रहे हो, तो पॉसिबल है कि आप में भी वो चीज आ सकती है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, दैट डिप्रेशन जो हमने एक पर्टिकुलर वर्ड बना लिया, ओके वी आर डिप्रेस्ड, हम जरा सी किसी बात पे अपसेट हैं, वी आर सैड ड्यू टू सम काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या फिर एक अपसेटिंग सिचुएशन या इवेंट में अगर for the time being you are upset and you're feeling down, it doesn't mean that you are depressed. We cannot say this, we cannot label that person that person is dwelling in the depression. Why? Because there is a proper clinically significant criteria that needs to be met. हर हाल में वो क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए in order to get diagnosed as a depressive patient. तो आप हर किसी को नहीं कह सकते कि मैं उदास हूँ आज, मैं बहुत डिप्रेशन फील कर रही हूँ। ये जो डिप्रेशन का वर्ड हमने कॉमनली यूज करना शुरू कर दिया, इससे इतनी कोई, मैं कहती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि लगता है कि हर बंदा डिप्रेशन के बजाय उससे थोड़ा अगर हम एक स्टेप पीछे आ जाए, तो शायद वो बंदा स्ट्रेसफुल सिचुएशन का शिकार हो, वो बंदा स्ट्रेस्ड आउट हो, वो बंदा बर्नड आउट हो। ये चीजें हैं जो हमें अक्सर जो है हम इसमें ओवरलैप कर जाते हैं। डिप्रेशन, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिप्रेशन होना अलग है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना अलग है, सैड एंड अपसेट होना अलग है, ग्रीफ अलग है। बहुत से लोग ग्रीफ में रहते हुए जो कि कहते हैं कि सडन लॉस ऑफ लव, डेथ ऑफ अ लव वन, ये सब ग्रीफ के पॉइंटर्स हैं। ये भी अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, बंदे को बिल्कुल छोड़ दिया, जो वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, लेकिन अगेन इट्स नॉट अ डिप्रेशन। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना। अगर हम उस चीज को यहाँ पर रिलेट करें, जैसे मेरे पास केसेस आते रहते हैं सुबह शाम, जैसे मैरिटल इश्यूज को हम इसी चैप्टर में अगर हम उसको भी इन्वॉल्व कर लें, तो जिस तरह से शादीशुदा जोड़ों के मेरे पास बहुत सारे जो सोलमेट्स हैं उनके केसेस भी आते हैं, जैसे और जो आदमी अब्यूज करते हैं अपनी वाइफ्स को, मारना धाड़ना, ये सारी चीजें जो करते हैं, तो अक्सर का हम जो औरतों से मेरी बातचीत होती है, अक्सर औरतें एक टिपिकल सेंटेंस बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं देखो, यानी मार लेते हैं, पीट लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, कहते हैं यानी फिर फिल्म दिखाने में चले जाएंगे, चार बर्गर खिलाने चले जाएंगे। मगर जो टिपिकल एक सेंटेंस वो कहते हैं मारने से पहले, वो कहते हैं मुझे माफ करना, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारनी होती है। यानी जो कुछ इस तरह के एक डिप्रेशन को उसमें लेबल कर लेते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। इज दैट डिप्रेशन और इज दैट इनहेरिटेड समथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, और व्हाट यू कॉल इट? ये जो अब्यूजिव माहौल जो हमारे इन लॉज में भी चलता है, बहुओं के साथ जो शौहर करते हैं अपनी बीवियों के साथ, ये अब किस चीज में डालती है, उसको कहाँ लेबल करती है? ओके, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो दूसरी चीज ये कि हम अगेन अब इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है इस पूरी चीज का। इफ द पर्सन इज डिप्रेस्ड, तो वो क्या फील करेगा? दैट पर्सन
should be feeling low, down, एनर्जी नहीं है, lack of एनर्जी नहीं है, बंदा एकदम डेड फील कर रहा है, या उस डिप्रेशन के अंदर उसके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, इतना वो एजिटेटेड हो जाएगा कि वो उठ के मार धाड़ करने लग जाए? नो, इट्स मेरी तरफ से इट्स अ नो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को मार रहे हो, इट मीन्स कि आप एग्रेशन शो कर रहे हो, फिजिकल एग्रेशन है ये। फिजिकल एग्रेशन जो है वो आता है आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि बंदा डिप्रेशन का शिकार हो। क्यों? डिप्रेशन को उसको इस वक्त हटा दें, जो खुद से कहते हैं ना मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन के साथ अलग मैंने बताया आपको पूरा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। उसके अलावा हम इसको नहीं कह सकते कि वो बंदा डिप्रेस्ड है। वो बंदा स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है, बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, लेकिन ये एक अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल है। अगर आपने किसी को मार के सुकून हासिल किया, इट मीन्स कि आपने एक अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है। यू नीड टू लीव दैट। आपको अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ साथ सोसाइटी की वेल बीइंग हिट कर रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों को नुकसान पहुंचा रहे हो। इट मीन्स ये किसी भी तरह से करेक्ट नहीं है। तो व्हाट यू और आर इसको सेइंग इज दैट कि वो बंदा जो है डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत नहीं है, he is habitually doing that, he has inherited maybe from his family or something like that, maybe he has been looking at his father maybe, or forefathers maybe doing the same with the females in the family like that, right or बिल्कुल, not? क्योंकि ये आ जाएगा आपके बिहेवियर में, बिहेवियर अडॉप्शन। ये बिहेवियर अडॉप्शन कब आती है? ये आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है जब आप यंग एज में अपने ही फैमिली के अंदर ये चीज रन करते हुए देख रहे हो, दैट योर मदर इज बीइंग ऑप्रेस्ड, या योर मदर जो है वो आपकी जो मदर हैं वो अपने फादर से जो है वो मार खा रही हैं, या वो जो है वायलेंस जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मैन, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज एक्चुअली, ही वाज ऑब्जर्विंग दैट, उसने वो चीज वहां से पिक की है। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरी होगी, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो अपना इम्पल्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उस दौरान वो मारपीट करते हैं। दैट इज अगेन अ डिसऑर्डर, बट दैट नीड्स टू बी डायग्नोस्ड। हम इसको इस तरह से नहीं ले सकते कि अच्छा वो बेचारे ने मार दिया, चलो ठीक है, वो स्ट्रेस था, वो फ्रस्ट्रेटेड। नो, इट्स अ कंप्लीट नो। ये किसी भी हद तक किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं इसको किसी भी तरीके से, किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल अगर ले लूं, मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले लूं, तब भी मैं इसको सही नहीं मानती। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज कर रहे हो, इट मीन्स आपको नो हाउ है। इट मीन्स दिस थिंग इज लाइक यू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस कि अगर आप मार रहे हो, आपको लगता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो, देन यू नीड टू गो फॉर द काउंसलिंग, फॉर द Counseling. ट्रीटमेंट, बेटर हेल्दी कोपिंग स्टाइल या स्ट्रेटेजी। आप अपनी बीवी को मार के उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी सूरत। तो दिस इज ऑल रॉन्ग। बहुत सारी इसकी वजूहात होते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें इसी चीज को, तो जो जो अक्सर आदमी मारना पीटना, अब्यूजिव माहौल, जो सब चीजें होती हैं, ऑप्रेस कर रहे होते हैं इस तरीके से, जो उसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं। या तो एजुकेशन में लैक करते हैं, अगर इसी बिल्कुल, चीज को आप टॉपिक को बहुत टच करें थोड़ा सा। सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें मैंने कहा कि आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, आपके इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम हो गए, आपको साथ साथ फ्रस्ट्रेशन इश्यूज हो गए आपको, प्लस जो है आपको एक हैबिट है कि आपने एक चीज अडॉप्ट की हुई है और आपने वो चीज शो करनी है। मतलब आपने फ्रस्ट्रेशन उठाई, आपने अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल पिक किया, आपको मारधाड़ आपने की, एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स, क्योंकि आपने वो और चीज निकाल दी, आपने अपने एग्रेशन के निकाल दी। तो ये बहुत सारे फैक्टर, ये बिहेवियर फैक्टर्स हो सकते हैं, ये मेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिक्स्ड अप है। लेकिन वी नीड टू सी दैट। लेकिन जिस औरत के साथ ऐसा हो रहा है, ये जो औरत मार खा रही है, वो अपने हक के लिए जरूर खड़ी है। वो जरूर उस चीज जो गलत है, वो चीज गलत है, उसने उस चीज को नो कहना है। उसने एक एग्जाम्पल नहीं सेट करनी कि जी मैं आई एम वेयरिंग दिस एज अ बैज ऑफ ऑनर, कि मैं तो मार खा रही हूँ तो सामने वाली औरत को भी वही मशवरा दूंगी, नहीं मैं तो मार खा रही हूँ, तुम भी मार खाओ। सो दिस इज कम्प्लीटली लाइक समथिंग वी कैन नॉट जस्टिफाई ऑन, कि हम इसको जस्टिफाई करें कि हाँ ठीक है हो जाता है। नो, नहीं हो जाता, बिकॉज इट्स रॉन्ग थिंग। एक रॉन्ग प्रेसिडेंट हम सेट करते हुए आ रहे हैं कि मार खानी है खा लो, हस्बैंड ने मार दिया, या फिर हस्बैंड के अलावा जब बच्चा बड़ा हो, बेटा, बहुत सारे अक्सर मैंने केसेस में देखा है कि माएं बाकायदा मार खा रही होती हैं बेटों से। जब बेटे जवान हो जाए, वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? वो भी वही अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप बच्चे वही अपने अडॉप्ट बच्चों कर लेते हैं ना, बच्चे तो वही अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्होंने मारते हुए एक औरत को देखा है, तो उनकी एक इमेज बन गया है कि इस औरत की इज्जत नहीं है, और बिल्कुल इसकी इज्जत भी नहीं है, और ये इसको मारना एक नॉर्मल बात है। वो चाहे हमारी माई है, मगर औरत को मारना उनके लिए एक नॉर्मल बात बन जाती है, एक नॉर्म बन जाता है। वो भी बिल्कुल मारने लग जाते हैं इस तरीके से। सेंसिटाइज कर देते हैं बच्चे के लिए। बच्चा क्या पिक कर रहा है? बच्चा पहले तो मारना बच्चे के लिए बड़ी अनोखी बात होगी, लेकिन अगर वो बार बार वो रिपीटेशन वो चीज देख रहा है, इट मीन्स कि वो चीज, वो एक्शन हमने उसके लिए डिसेंसिटाइज कर दिया है उसके लिए, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो आई जी, थिंक ये हर लिहाज से ये चीज गलत है।
अक्सर हम ये जो इसके बारे में आप क्या कहती हैं, जो हम प्लेटफॉर्म में कितनी क्वेरीज हम देखते रहते हैं बहुओं के हवाले से जो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, उनके बारे में आप क्या करती हो कि किस तरह से उनको ओवरकम करना चाहिए? आज पर्टिकुलरली इस बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी, और मैं इसी हवाले से आगे कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज बताना चाहूंगी जो कि हम ओवरलुक कर देते हैं, और खास करके वो खवातीन जो कि हाउस वाइफ्स हैं और उनको लगता है कि वो डिप्रेस फील कर रही हैं, और अक्सर ऐसा होता है डिप्रेशन से पहले बोले वो स्ट्रेस का शिकार रही होती हैं। 3 महीने से ज्यादा अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हो, इट मीन्स कि वो सबसे पहले तो फिजिकल सिम्टम्स लेकर आएगा आपकी बॉडी में। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, ये उन लेडीज के लिए जो कि स्ट्रेसफुल इवेंट के अंदर कंटिन्यूस रह रही हैं, डिवेल कर रही हैं, और देयर इज नो वे आउट, और उनको लगता है दैट दे आर हेल्पलेस। दिस इज कॉल्ड लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मतलब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, हमने मार भी खानी है, हमने बातें भी सुननी है, हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे बच्चे पैदा हो गए, हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हम अपने फैमिलीज को नहीं छोड़ सकते, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस चक्कर में होता क्या है कि जो स्ट्रेस मैनेज होना होता है वो मैनेज भी नहीं करते। स्ट्रेस अगर आता भी है तो उसको कोई ना कोई इसकी स्ट्रेटेजी तो होगी, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। वी कैन नॉट से दिस ओके ठीक है अब कुछ रास्ता नहीं रहा, मैं तो शादीशुदा हो गई। खास करके हमारे जो अपना एशियन कंट्रीज है, हमारे इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पे ये इस कदर है ये प्रॉब्लम की जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरे पास हर आए दिन ये केस होता है कि हस्बैंड ने ऐसा कह दिया, या सास ने ऐसा कह दिया, नंदों ने ऐसा कह दिया। और जो है मैं कंप्लीट, अच्छा मैं किसी दूसरे तीसरे की बात नहीं करूंगी, मैं आपकी अपनी बात करूंगी। दैट यू आर योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपका ही अपना आप आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपके अलावा आपके आपके लिए अच्छा कोई नहीं कर सकता। आप अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते, आप दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगी स्ट्रेस अगर आपने मैनेज नहीं किया, जो खवातीन घर में रह रही हैं और जो खवातीन स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रही हैं, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रेफर दिस स्ट्रेस एज अ साइलेंट किलर। मैं इसको साइलेंट किलर कहती हूँ। क्यों? इट कैन कॉज हार्ट डिजीज, इट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, इट कैन कॉज एंजाइटी, इट कैन कॉज चेस्ट पेन। साथ साथ हाइपरटेंशन, अक्सर खवातीन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर एक चीज आ जाती है, प्लस इरेगुलर हार्ट बीट, प्लस एक चीज और होती है जो अक्सर मैंने खवातीन को सुना है, हेयर लॉस बहुत होता है हमें, हमारे बाल जी, गिर रहे हैं मुसलसल। तो एक बहुत बड़ी वजह ये कि हो सकता है आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का शिकार हो और आपको नहीं पता लग रहा है कि आप एक कंटिन्यूस एक प्रेशर के अंदर हो। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस मतलब प्रेशर, आगे कुछ चीज धक्का मारना, आपके दिमाग में आपको प्रेशर फील हो रहा है, वो आपके जो एनवायरमेंट है वो दे रहा है आपको। प्लस एग्जैक्टली। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है स्ट्रेस। अगर किसी को इसके बारे में अंदाजा ना हो तो आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि स्ट्रेस कैन कॉज स्पाजम्स इन योर फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस व्हिच कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। इवन मर्दों में भी औरतों में दोनों केसेस के अंदर इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है स्ट्रेस की वजह से। देन स्ट्रेस कैन वर्सन योर एक्नी। आपके फेस पे अक्सर एक्नी जो होती है लेडीज को, या चेहरा खराब हो रहा है, फेस पे पिंपल आ रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है? पीछे से स्ट्रेस है। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होता कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं। प्लस वेट गेन। वेट गेन क्यों होता है? इमोशनल ईटिंग। एक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक इसके ऊपर तो खैर पूरी एक अलग से एक बहस हो सकती है इमोशनल ईटिंग की, वो तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब और आते हम हैं दो इमोशनल। मिलके, अगर हम दो मिलके साथ बैठ जाएं तो फिर बहुत लंबी कॉल भी लंबी हो सकती तो है। अब मैं जल्दी जल्दी में इस पे पॉइंट्स ऐड करूं कि वेट गेन हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, प्लस स्ट्रेस की वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस अगर रहे तो किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके बच्चों की डेवलपमेंटल ग्रोथ को। बच्चा अगर रह रहा है एक स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर, या आप एक बच्चे को, अपने बच्चों को लेके ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे मुसलसल टॉन्टिंग है, सरकाज़म है, ये सब चीजें, तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर जब ये चीजें पढ़ेंगी यंग एज में, तो उसकी कॉन्फिडेंस। डेवलपमेंट एग्जैक्टली वो रुकेगी। और ये क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जो हार्मोन ग्रोथ होते हैं ना, वो स्ट्रेस इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुकती है या डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं। ये चीज हो गई। दूसरा जो है आर्टरीज, आपकी आपके वाइटल ऑर्गन्स, ये भी हिट होते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर आपने मैनेज नहीं किया तो इट मीन्स ये सारे जितने मैंने मसले बताए हैं, ये सब मसले जो है आपके साथ आ सकते हैं किसी भी वक्त, कभी भी। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो इसीलिए कोई भी स्टेज पे है आप स्ट्रेस के, आपको उसको मैनेज करना सीखना चाहिए, मैनेज उसको करना आना चाहिए। तो मैं अभी आपको आगे जो है इसकी मैनेज स्ट्रेटेजी करना बताऊंगी। बताइए। या तो आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करेंगी या फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ? वही मैं इस तरफ आ रही थी कि इसको आप मैनेज कैसे करेंगे। अब हमें ये पता चल गया स्ट्रेस क्या है, इट लीड्स टू डिप्रेशन, वो समझ में आ गया। अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? मैं एक मिनट देख लूं, अगर बीच में यहीं से मैं देख लूं अगर कोई ऐसी चीज रह गई है। मेन कॉजेज हमने डिस्कस कर लिया, राइट? एंड व्हाट इट डज टू योर बॉडी, ये भी हमने देख लिया। इसमें आपका इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह भी आती है।
हार्ट डिजीज मैंने जो भी आपको सारी एक्सप्लेन की, सारा स्ट्रेस की वजह से ही होता है। और वेट गेन के साथ साथ आपकी जिस्म में आपको अक्सर पेन फील, एक चीज और है जो मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ, टेंशन फील होगी आपको आपके शोल्डर्स पे, आपके हेड पे, आपके हैंड्स में और आपके फीट की तरफ। तो ये चीजें आपने नोट करनी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी हर चीज टेंस रहती है या टांगों में दर्द आपको फील होता है, आपकी बॉडी में आपको पेन रहता है, तो ये कहीं स्ट्रेस ना हो। तो ये चीज आपने क्लोजली ऑब्जर्व करनी है, मॉनिटर करनी मॉनिटर है। ये करनी पॉइंट है, मैंने note किया था। सही है। अच्छा, अच्छा वो उसकी तरफ भी अगर थोड़ा सा अभी देख लें, ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। पोस्टपार्टम के अंदर होता यह है कि अक्सर लोग को इसकी अवेयरनेस नहीं है। जो न्यूली मदर्स जो होती हैं, जिसे हम अक्सर बेबी ब्लूज भी बोलते हैं, वो बेबी ब्लूज जब आते हैं तो बहुत सी खवातीन जो है उस चीज से गुजर रही होती है और उसकी नो हाउ नहीं होती, उसकी अवेयरनेस नहीं होती, इवन फैमिली को भी नहीं होती। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को वक्त पे अगर उसको ट्रीट ना किया जाए या उसको मैनेज ना किया जाए तो दैट कैन लीड टू साइकोसिस, जो कि साइकोटिक जो डिसऑर्डर है उसमें टर्न हो सकता है। तो ये अगेन एक डेंजरस चीज है, लेकिन इसका सर्टेन टाइम पीरियड है जो कि कुछ अरसे के बाद ओवर हो जाता है। लेकिन हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए, हमें इसकी स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको काउंसलर्स के साथ, आपको साइकोलॉजिस्ट के या आपको साइकाट्रिस्ट, तीनों के पास आपको कंसल्टेशन के लिए जाना मस्ट है। ठीक है, हाँ बताओ, आप आगे कंटिन्यू करो। अब मैं आगे कंटिन्यू करने लगी हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम अगर आप टाइप करें गूगल पे भी, या आप ऐसी टाइप करें कि जी स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, स्ट्रेस को हम कह देंगे स्ट्रेस में जो है आप अच्छा जो है कोई म्यूजिक सुन लें, आप बाहर वॉक पे चले जाएं, आप जो है अच्छा खाना पीना खाएं, आप बात ले लें, आप किसी से बात कर लें। मैं यहाँ पे ये सब बातें नहीं करूंगी क्योंकि ये हम सबको पता है कि स्ट्रेस को किस तरह से आप रिलीज कर सकते हैं। अच्छी लाफ्टर थेरेपी होगी, चॉकलेट खाना हो गया, ये सारी चीजें हम लोग नॉर्मल ऑन एंड ऑफ बात करते हैं। मैं यहाँ पे बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो कि मैं आपको ब्रेक करूंगी 3 कैटेगरीज, कि इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, इसकी टेक्निक्स क्या है। इसकी टेक्निक्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबको गौर से सुनने वाली हैं। 3 बेसिक कैटेगरीज हैं स्ट्रेस की। नंबर 1 इज एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, नंबर 2 इज इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच एंड नंबर 3 इज एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच। ये 3 तरह की अप्रोचेज हैं जो कि हमें जब हम स्ट्रेस में हैं तो हमें देखनी है कि हम किस स्ट्रेस में, किस टाइप का स्ट्रेस है और हमें क्या अप्रोच लेनी है। तो जब से सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, वो है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। वो अप्रोच क्या होती है? वो अप्रोच ये होती है जब आपको पता हो कि स्ट्रेस या इवेंट, कोई ऐसा इवेंट है जो कि स्ट्रेसफुल है और उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो हम ये टेक्निक्स तब वहां लगाते हैं। अब इन टेक्निक्स को हम जरा देखते हैं कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। नंबर 1 इज दिस, दैट बी असर्टिव। अगर आपको लगता है कि आपके कोई हक तलफी हो रही है, आपको बहुत इसमें, जैसे अभी हम हाउसवाइफ की बात कर रहे थे कि उनको लगता है कि वो एक खामोश तबीयत के साथ एक जिंदगी गुजार रही हैं, साथ में उनको बहुत खतरनाक किस्म का स्ट्रेस है, हस्बैंड की तरफ से भी आता है या इन लॉज की तरफ से भी आता है, तो वो करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि बुरा भला बोलना शुरू कर दें या फिर ये बातें सुनाना शुरू कर दें। हम यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज के लिए नहीं है, हम बड़ी प्रोडक्टिव टॉक के लिए यहाँ पर है। तो मैं प्रोडक्टिवली आपको बताऊंगी कि क्या चीज आपने खुद ने करनी है। आपने किसी दूसरे को इल्जाम तराशी नहीं करनी कि उसने गलत कर दिया, उसने बुरा कर दिया, उसने बोल के दिल हल्का कर लिया। नो, मैं बताने लगी हूँ आपको बी असर्टिव। ये सबसे पहली चीज है। असर्शन क्या चीज है? आपने किस तरह से क्लियरली कम्युनिकेट करना है, किस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। जब आप असर्टिवली अपने अपने बारे में एक्सप्लेन करते हो कि मेरा ये हक है, ये चीज मुझे बॉदर कर रही है, ये चीज गलत है, उसके लिए स्टैंड लेना, उसके लिए कम्युनिकेट करना, इट मीन्स कि आपने एक्शन लिया अपने स्ट्रेस के अगेंस्ट। दिस इज कॉल्ड असर्शन। तो सबसे पहला पॉइंट तो होगा एक्शन ओरिएंटेड के अंदर आपके लिए बी असर्टिव एंड बी वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। डू नॉट टॉक बीट अबाउट द बुश, कि हो कुछ और रहा है, आप बता कुछ और रहे हो मतलब ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बी वेरी क्लियर, जो चीज गलत लगती है स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल इट। आप सामने कुछ कह रहे हो, पीछे जाके कुछ और कह रहे हो, ये अगेन एक तो हर तरह से ये चीज गलत है। तो अब बात आ गलत। गई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ही। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस क्या करनी, किस तरह से आपने क्लियरली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना अलॉन्ग विद बाउंड्रीज। एक बाउंड्री सेट करिए, आपने अपना टॉपिक सामने रखा, आप अपनी अपनी बात कन्वे की, दैट्स। बहुत से लोग क्वेश्चन ये करते हैं, फायदा तो कोई नहीं होता, अगर हम बात बोल भी दें तो आगे से लड़ाई फटने शुरू होते हैं। मैं खुद ही इसका मतलब आगे से ये लोगों के जवाब भी बता रही हूँ कि मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि कोई फायदा नहीं बोलने का, क्योंकि जी हमें तो आगे से बातें सुनने मिलती हैं, तो हम इसको कैसे डील करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये हो क्यों रहा है। जब हम शादियों के जाते हैं, ये न्यू जो लड़कियां जिनकी नई नई शादियां होती हैं,
उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन दे गेट मैरिड what belief they were carrying, पहले क्या कैरी कर रही हैं, they were carrying जाके अच्छी बहू साबित होनी है, बेहतरीन बीवी साबित होनी, you don't have to say anything, जो कह रहे हैं चुप करके सुन लो, जो मतलब अपनी कोई पर्सनल बाउंड्री सेट ही नहीं की। ये तब हमें होश आता है जब बहुत कुछ बुरा हो चुका होता है, पानी सर के ऊपर से गुजर गया, एंड देन वी वर थिंकिंग कि हम तो काम कर रहे हैं, हम तो सुबह शाम काम करते हैं, हमें तो बातें सुनने मिल रही हैं। आपने काम करने की इतनी आदत स्टार्टिंग में क्यों डाली, जबकि आपके अंदर इतनी अभी वो कैपेसिटी नहीं है, अपनी कैपेसिटी अपने पोटेंशियल से ऊपर जाके आप चीजें कर रहे हो लोगों को खुश करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जी यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। जिस तरह से हम कह रहे हैं, जो मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, कि जो हमें जो बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं वो शुरू में करनी होती हैं, एंड आई डू एग्री विद दिस। जो बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली उनकी लाइफ ऐसे ही चलती जाती है, और फिर वो उनको एक क्या होता है, अब्यूजिव माहौल की आदत पड़ जाती है। औरतों को भी आदत पड़ जाती है, और जो अब्यूजर हो जाता है उसको भी आदत पड़ जाती है इस तरह से करने की। मगर स्टिल से इट्स नेवर टू लेट टू टेक एक्शन। अगर आप समझ रहे हो कि अभी भी आपको, अक्सर औरतें कहती है ना, यार अब तो मुझे यार 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, स्टिल इफ यू थिंक यू कैन स्टिल एम फॉर अ बेटर लाइफ। यार अगर आप समझ रहे हो 20 साल बाद भी जीना चाहती हो, अगर आप बहुत ज्यादा अब्यूजिव माहौल में हैं, अगर आप समझ रहे हैं यार मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, स्टिल टेक द डिसीजन और एक्ट ऑफ वन। आप निकल सकते हो, आप निकल जाओ, क्योंकि जो एक अब्यूजिव बिहेवियर है, एक डिप्रेशन वाला माहौल है, जो आपको एंग्जाइटी की तरफ, और इनफैक्ट ये सारी चीजें आपको क्या होता है, जब बहुत ज्यादा आप प्रेशर लेने लग जाते हो, आपकी बॉडी ऑब्वियसली, बाल गिर रहे हैं, आपके सेहत गिरना, स्किन बर्बाद हो जाएगी, एक्नी आ गई है, सारा कुछ कर कर एक जो बेचारी शायद 40 साल की औरत होगी, वो 60-70 की लगने लग जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, औरत के मुंह पे ग्लो कहाँ से आता है। बिल्कुल। अक्सर एक चीज फॉर द इंटरवीनिंग, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड इसलिए कर रही हूँ पर्टिकुलरली क्योंकि मुझे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, अब एक चीज याद आई है मुझे। जब हमें स्ट्रेस होता है ना, जब हम इस तरह के इवेंट में रहते हैं, तो अक्सर खवातीन को हमने देखा है कि एकदम से वेट पुट ऑन हो जाता है, बहुत कम एज में वो बड़ी एज की लगती हैं, और वो कहती पता नहीं हम क्या बात है, हम तो खाते पीते भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तैयार होना बॉडी छोड़ देती हैं, तैयार होना छोड़ देती हैं, सब कुछ अपने आप को रोने लग जाती हैं, छोड़ देती हैं। अभी होता क्यों है, स्ट्रेस एक्चुअली करता क्या है, स्ट्रेस होने की वजह से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज होता है। जब वो बॉडी में मैसेज आता है कि जी हार्मोन लेवल, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हमारा इंक्रीज होता है, तो क्या करता है वो जो हमारा एब्डोमिनल फैट है उसको एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि स्ट्रेस वाली बॉडी में हमारा आगे से पेट निकल आया, या बॉडी के ये वाले जो है भरे भरे फील हो रहे हैं, तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है। जो स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं तो कुछ अच्छा नहीं है कि उसमें जी खाना पीना छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन होता जा रहा है, हम कम नहीं हो रहे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे ऐड करनी थी। यस, तो यही है, जो अगर जो आप एक्शन लेते हो कि फर्स्ट अगर पहला हाथ उठ रहा है ना, आप वहीं से पकड़ लें। नहीं पकड़ सकते तो जैसे भी आप एक्शन ले सकते हो, जिस तरीके से भी आपके लिए मुमकिन है, एक्ट अपॉन इट। क्योंकि वो लम्हा अगर आपने जाया कर दिया, पहला जूता खा लिया, पहला चांटा खा लिया, पहला अब्यूज बर्दाश्त कर लिया, इट गोना गो फॉर द लाइफ टाइम। क्योंकि आप जो अब्यूजर होता है उसको एक श्योरिटी दे देते हो कि वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, श्योरिटी उसको मिल जाती है, और वो सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाती है जो आप उसको देते हैं। अब्यूजर ऐसे नहीं बनते, उनको हम क्रिएट करते हैं। अगर उनके पहले चांटे को पकड़ लो, वो आइंदा आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। पर स्टिल, जैसे अभी मैंने आपको बाउंड्री सेट करें, और जैसे मैंने कहा, अगर कोई औरतें इस तरह की माहौल में सालों से रह रही हैं, फिर भी अगर वो समझती हैं कि वो अगर बेहतर जिंदगी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि देखें, एक अब्यूजिव माहौल को बर्दाश्त करना, उसको एक्सेप्ट करना, एक माशरे को, एक खानदान को बर्बाद करना है। क्योंकि वही बच्चे आगे जाएंगे, उनकी शादियां होंगी, तो आपने नस्लें तबाह कर दी हैं। आपका ऐसे माहौल में बर्दाश्त करना, कॉम्प्रोमाइज करना किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है, वो नस्लों को बर्बाद करना है। एक खानदान को नहीं, पूरी नस्ल आगे तक जो बच्चे शादी करके जाएंगे वो सब बर्बाद होते चले। अच्छा, ये बताओ कि आप स्ट्रेस और इन सब चीजों को हम इसको किस तरह से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है? जी बताइए। तो अब मैंने पहले पॉइंट आपको बता दिया कि ये बात हो रही है सिर्फ इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच की। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में और भी दो पॉइंट्स है मेरे पास। पहला तो हो गया आपकी क्लियर कम्युनिकेशन, दूसरा आपका हो गया रिड्यूस द नॉइज। हम जिस दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं और जिस एरा में हम इस वक्त रह रहे हैं, हम है फुल ऑफ टेक्नोलॉजी वाली जो जिंदगी है ना वो गुजार रहे हैं। हमारे पास, हम सोते वक्त मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम सोते वक्त लैपटॉप हमारे खुले हुए हैं, हमारी टीवी चल रहा है, मुसलसल हमें डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही है, फेसबुक पे जो है डिफरेंट पोस्ट, न्यूज फीड्स, इंस्टा भरा हुआ है सारे इस तरह की न्यूज से। अब हमने क्या करना है, कुछ अरसे के लिए
हमने ये जो नॉइज है हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का नॉइज है, ये हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें कुछ अरसे के लिए जो चीज लेस इंपॉर्टेंट है उसको पीछे डाल दें, और कुछ अरसे के लिए सारा नॉइज अपने इर्द गिर्द जो चल रहा है उसको रिड्यूस कर दें। तीसरा ये है कि अपने टाइम को मैनेज करें। बहुत जगह मैंने ऐसे नोट किया है कि लोग जो है ना समझते हैं टाइम मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, चल रहा है लेट इट बी, ठीक है, लेट इट गो, हो रहा है, सब चीजें ठीक है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेस का एक एलिमेंट आप कह लें कि टाइम मैनेज नहीं होता, हमसे चीजें प्रायोरिटाइज नहीं हो पाती, हम वक्त नहीं दे पाते। सबसे बड़ी पहली चीज अपने आप को वक्त नहीं दे पाते। क्यों? अगर हम खवातीन को देखें जिनके 3 से 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, वो यही कहेंगे अपने लिए वक्त नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे इतना स्ट्रेस है, बच्चे इतना, मुझे बच्चों ने दीवाना किया हुआ है, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मुझे बच्चों ने मसरूफ किया हुआ है। अब आप कहाँ इसमें? Where are you? Have you ever explored yourself? That are you prioritizing yourself or not? नहीं, हम करते ही नहीं, क्योंकि हमें अपना आप दुनिया का फारिग तरीन इंसान हम लगते हैं कि हम जी हमें हमें कुछ करना ही नहीं। We don't have time for ourselves. जब हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है तो स्ट्रेस कहाँ से मैनेज करेंगे हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम बिल्कुल। मैनेज होगा तो चीजें प्रायोरिटाइज होंगी, तो हमारे जो दिन भर के डेली रूटीन टास्क हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे। हम एक लेस स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट कर सकते हैं खुद से। हमें पता है सुबह में हमने ये चीजें करनी है, तो एटलीस्ट 2 आवर्स हमने अपने लिए रखने हैं, रखेंगे तो हम इसे कहते हैं मी टाइम। जो कि हमारे यहाँ तो ये चीज, इस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम देखा है मैंने कि लेडीज ये कह रही हूँ कि नहीं जी 2 घंटे मैंने अपने लिए निकालने हैं, क्योंकि 2 घंटे मेरे अपने हैं, उसमें मैं कुछ भी करूँ, उसमें मैं अपने सेल्फ केयर पे जाऊं, मैं मेंटल हेल्थ सेल्फ केयर पे जाऊं, मैं फिजिकल केयर पे जाऊं। वी डू नॉट इवन केयर फॉर दैट। हमें लगता है कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा और लेके जाएगा, आ जाए हम आपकी केयर कराएं। इट मीन्स कि सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ केयर नहीं है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाला, वहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी पॉइंट के साथ, क्रिएटिंग बाउंड्रीज, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ। बाउंड्रीज, हर तरह की बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब सेल्फ केयर वाली बाउंड्री भी आ जाएगी, आपकी मी टाइम वाली बाउंड्री भी आ जाएगी, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये किसी और के लिए नहीं कह रही मैं कि आप किसी और के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करें, अपने लिए, आपके अपने लिए आपके क्या रूल्स हैं? क्या आपको लगता है कि आपको डेली रूटीन में आपको उठ के तैयार होना चाहिए, या फिर अगर आपका आपने एक टाइम सेट किया, वो इस टाइम से हट के गेस्ट आ रहे हैं और बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आपने वो टाइम नहीं सेट किया हुआ, टाइम एक तो मैनेज नहीं हो रहा, बाउंड्री आपकी नहीं है, आपने अपने आप को छोड़ दिया, तो स्ट्रेस आप अपना भी मैनेज नहीं कर पा रहे, नेगेटिव एनवायरनमेंट भी मिल रहा है आपको, और फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको होती हुई नजर आ रही है, तो ये 4 चीजें आपने उठानी है अपनी जिंदगी में, इसको इंप्लीमेंट करना है। आपको लगता है अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर इस वक्त रह रहे हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग योर बाउंड्रीज, स्टार्ट सेटिंग योर टाइम, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क, योर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर टास्क। ये आपने टाइम मैनेज करना, अपने जो शोर है इसको खत्म करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, आपसे जितना काम होता है टेक दैट, नहीं होता स्ट्रेट फॉरवर्डली से नो आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये चीज नहीं ले सकती, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। नहीं समझ आती है, मेड हायर करें, हेल्प हायर करें, अपने लिए 2 से 3 घंटे जरूर निकालें। हेल्दी बाउंड्रीज समझना बहुत जरूरी है। पोरस बाउंड्रीज जो है ना हमारी जिंदगियों में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ले लें, इन लॉज रिलेशनशिप ले लें, बच्चों का रिलेशनशिप ले लें, बच्चों ने इंटीमेट जिंदगी खराब की हुई, क्यों? ये बच्चों को जो है, बच्चों को चिपकने की आदत है। हमें लगता है कि जी अगर हम अलग कर देंगे तो हम तो गिल्टी मदर हो गए, हम तो गिल्ट ट्रिप पर चले जाएंगे, कि नहीं हमने अपने बच्चों को कैसे मना कर दिया। बच्चे का भी टाइम फिक्स होना चाहिए, बच्चे का एक बेड सेट होना चाहिए, जो कि उसकी एक रूटीन हो, आपकी एक रूटीन हो, तो आपकी क्या होगी, दिस इज कॉल्ड हेल्दी बाउंड्री। माँ और बेटे की भी एक हेल्दी बाउंड्री होती है, और हम लोग क्या करते हैं, हम उसको पोरस कर देते हैं। ये बात यहाँ से यहाँ पे इसलिए मैं स्किप करके लेकर आई हूँ, क्योंकि आगे चल के जो मदर इन लॉज बनती हैं, जो कि अपनी डॉटर इन लॉज को टफ टाइम देती हैं बेटे से अटैचमेंट की वजह से, विच इट मीन्स कि ये पोरस बाउंड्री रही है बचपन में, जो कि अब यहाँ पे इनसिक्योरिटी की शक्ल लेकर आ रही है, और जिसकी वजह से बहू जो है सिक्योरिटी की वो शक्ल ले अट्रैक्ट करती आती है। है। ये हाँ। इतना बड़ा कनेक्शन है जो हम लोग, एग्जैक्टली। तो हेल्दी बाउंड्रीज आर गुड फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये स्ट्रेस फ्री तो है ही है, प्लस ये नस्लों को आपके फायदा दे रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन फायदा दे रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड अपने पॉइंट पे आते हैं, विच इज नोन एज इमोशन अप्रोच, जो कि हमारे इमोशन ओरिएंटेड होता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास, और हम उसको परसीव करते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये स्ट्रेसफुल है, और ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत नेगेटिव बात है, इससे तो मेरा सत्यानाश हो गया, और मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई। अक्सर हमने सुना होगा, स्ट्रेस में हूँ, बहुत परेशान हूँ, किस तरह से होगा, नहीं हो सकता, इस बंदे ने मुझे ये बात कह दी है, अब क्या होगा, इससे तो मुझे नेगेटिव बात कह दी है, मेरी सास ने आज मुझे ये गलत बात बोलती, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे गलत। अब हम इस तरफ भी आते हैं, खाली मैं एक तरफ की बात नहीं करूंगी, मैं दूसरी तरफ की बात भी करती हूँ, कि हम स्ट्रेसफुल इसलिए क्योंकि हमें सामने वाले ने बहुत गलत बात कह दी है, हम मुझे ताने पड़े हैं, मुझे टॉन्टिंग वे में मुझे बात कही गई है। अब हम यहाँ पे लेकर आएंगे इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच। क्यों?
हो सकता है वो इंसान गलत सोच रहा हो। क्यों? बहुत दफा ऐसा होता है हम गलत चीजों को पिकअप करते हैं और जो हम सोचते हैं ना उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब आएगी आपकी इन्फॉर्मेशंस और इमेजरी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप किस तरह से पॉजिटिव हो सकते हो जब आप स्ट्रेस में हो। फॉर एग्जाम्पल द पावर ऑफ पॉजिटिव इमेजरी एंड इन्फॉर्मेशन इज नाउ साइंटिफिकली प्रूवन टू इंक्रीज पॉजिटिव इमोशन। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने ज्यादा पॉजिटिवली अपने आप को अफर्म करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, या इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं ये चीज मैनेज कर सकती हूँ, मैं इस चीज को ओवरकम कर सकती हूँ। इट मीन दीज आर द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। ये यूज करना, पॉजिटिव इमेजरी यूज करना, ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज नोन एज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये थोड़ा सा हमारा एक टेक्निकल टर्म है, इसको मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करती हूँ फॉर यू पीपल कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग वो चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहा गया कि मेरे हस्बैंड ने, अच्छे भले इंसान है, अचानक से उनको आज बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे आज गुस्से में 2 बातें कह दी। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने वो जो है लड़ाई शुरू कर दी, आप शदीद स्ट्रेस का शिकार हो गए और आप आके एक ऐसे बंदे, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास आया और मुझसे कहे कि मैं बहुत परेशान हूँ आज और मैं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रही, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई होगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 बातें इस तरह की कह दी है, मुझसे मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है बातें। अब हम उसको किस तरह से ओवरकम करवाएंगे? अब हम एक जो नेगेटिव इन्होंने मुझे सिनेरियो बताया है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी पॉजिटिव फ्रेम। पॉजिटिव फ्रेम कैसे लगाना है कि मैं उनको थर्ड व्यू पर्सपेक्टिव बताऊं। क्या पता आपके हस्बैंड आज बहुत एक खतरनाक मीटिंग अटेंड कर कर आ रहे हो, क्या पता आपके हस्बैंड जो है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल कर बाहर आ रहे हो, और क्या आप उनकी सिचुएशन मोमेंटली समझेंगे? हो सकता है उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। हमने एक न्यू फ्रेम उस बंदे को दे दिया कि हो सकता है डिफरेंट सिनेरियो रख के, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रख के सोचो। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको स्ट्रेस ये सोच के 50% वैसे ही कम हो जाता है। अब आते हैं एबीसी टेक्निक, जो कि हमारे थेरेपी का हिस्सा होती है अक्सर। एबीसी टेक्निक क्या होती है? ए इज फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, बी इज फॉर बिलीफ सिस्टम एंड देन सी इज फॉर कॉन्सिक्वेंस। ये चीज जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, एबीसी मॉडल क्या चीज होती है। एबीसी मॉडल में हम स्ट्रेस को किस तरह से रखते हैं। एक्टिवेटिंग इवेंट, कोई भी इवेंट आपके साथ एक गलत चीज हो गई, आपको लगा कि यहाँ पे मुझे स्ट्रेस होने लग गया है और ये चीज मेरे साथ गलत हो गई, आज मैं जॉब के लिए गया या निकली, मुझे जॉब नहीं मिली, उस बंदे ने मेरी सीवी की रिजेक्ट कर दी। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग इवेंट। एक इवेंट हो गया आपके साथ जो कि स्ट्रेसफुल है। अब आया बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम आया कि शायद मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो कैपेबल, मैं शायद फेलियर हूँ। अब फेलियर सोच, और जो सोच आपके दिमाग में आ रही है, ये हो गई आपके बिलीफ। ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? यू फील डिप्रेस्ड, यू फील डाउन और यू फील स्ट्रेस्ड। तो ये हो गया एबीसी। अब एबीसी जो टेक्निक है, आपने ये अपना कुछ क्वेश्चन करना है आपने? ये फेलियर वाली जो फीलिंग होती है अक्सर टिपिकली अब्यूजिव एनवायरनमेंट जो होती है उससे डेवलप हो जाती है। जो विक्टिम होता है, विक्टिम जो होता है, ये औरतों की बात समझ में नहीं आती। अक्सर औरतें, हम प्लेटफॉर्म में तो ऑब्वियसली सालों से आप देख रहे हैं, तो क्वेरीज तो ठीक ठाक हमें आइडिया हो गया है। जो अक्सर जो विक्टिम्स हैं वो क्या कहने लग जाते हैं कि यार अब तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मैंने कोई डिग्री भी ली है या मुझे कुछ आता भी है, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में इरेक्ट कर जाती है। वो जो अब्यूजर है वो आपको एक यानी 24/7 आपको अब्यूज कर करके आपके दिमाग को ये एक वार्निंग देता है कि आप कुछ नहीं हो, क्योंकि उसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है ना, चाहे वो मार के करता है, चाहे आपको ताने देकर करता है, चाहे आपको जो कुछ करके भी करता है, पर वो एक चीज आपको यकीन दिलाता है कि यू आर नथिंग। एग्जैक्टली तो अक्सर एग्जैक्टली। और ये तो आपका बिलीफ सिस्टम सेट हो जाता है, ये आपका बिलीफ वो सिस्टम सेट हो जाता है कि वो आपका आपकी बिलीफ जो सिस्टम। पेशेंस है वो स्टॉप कर दी जाती है ना। आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे। जब आप उसे वर्क ही नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं एक्वायर नहीं हो रहा। आपको लग रहा है बस आपने एक लर्न हेल्पलेस से सीख ली कि आप इस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो मेरे पास अभी रिसेंटली ही ये केस आया है जिसमें आपकी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चीज याद दिलाई। मेरे पास रिसेंटली ये केस आया जिसमें मुझे ये कहा गया है कि वो मेरे ख्याल से उन्होंने एमबीए किया हुआ है। जो लेडी का केस है, आई थिंक उन्होंने एचआर में एमबीए किया हुआ है और राइट नाउ वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से वो कहीं काम नहीं करती और उनका अब वो हाल हो गया है कि उनको सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया। सोशल एंजाइटी इन द सेंस कि अब वो ना किसी से बात कर पाती हैं। वो बड़े लोग तो छोड़ दें, 2-3 के बच्चों से बात नहीं कर पाती। एक ऐसी लड़की जो कि बहुत अच्छी एक बैंक में नौकरी कर रही है, जॉब कर रही थी,
और अब उसका ये हाल है कि उसको लगता है वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस आता है ये बड़ा एक्चुअली। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो रेज करना चाहिए। इस पर भी अगर हम स्पेशल टॉक भी करें कि आपको बिल्कुल एक विक्टिम के ऊपर हम पूरे बात कर सकते हैं कि देखें जो औरतें हैं उनको इस चीजों से एक तो निकालना है। अगर आप समझ रही हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे यहाँ पढ़ी लिखी, मैंने कितने केसेस अभी पढ़े हैं। मेरी अपनी दो जानने वाली दोस्तें हैं, एक आर्किटेक्ट है, उसने सुसाइड किया। एक और मेरी ओके। एक और दोस्त है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, थी हाँ हाँ। थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने वही सुसाइड उसको किया। लगता है इन सारी चीजों के बाद डेफिनेटली अपना जो इंसान का जो अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इंसान वही खो देता है। जब वो चीज चली वो गई आपके खत्म पास हो से, गया। तो फिर आपको वापस से खड़ा होने के लिए लाजमी किसी सपोर्ट की जरूरत है, किसी सपोर्ट की काउंसलर, किसी जरूरत। साइकोलॉजिस्ट को सपोर्ट करे, आपके बिलीफ सिस्टम को वापस से चेंज कर सके। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि ये जो है इरिवर्सिबल कोई चीज है, ये रिवर्स हो सकती है, वापस से चीजें बेहतर हो सकती हैं। मैंने केसेस बेहतर किए हैं, इस तरह के केसेस डील भी किए हैं जिसमें वापस चीजें बेहतर हो गई हैं। जो लोग, अच्छा बहुत दफा एक ऐसा होता है विक्टिम मेंटालिटी, इसके ऊपर मैं बल्कि यही चीज यहीं पे मैं ऐड कर देती हूँ। विक्टिम मेंटालिटी के ऊपर मेरे ख्याल से अगर हम अलग से टॉक शो करें तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। बहुत से लोगों की मेंटालिटी क्या है कि उनको लगता है कि वो इस चीज से तो बाहर नहीं आ सकते, प्लस मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि विक्टिम मेंटालिटी के साथ होते हैं, उनको लगता है कि नहीं सही है, ठीक है, मैं जो शायद जो रह रही हूँ ना, ये सही है। इवन अभी एक आई गेस एक ड्रामा भी आ रहा था जिसके मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं। मैं क्योंकि इस तरह के ड्रामे एक्चुअली वैसे फॉलो नहीं करती, क्योंकि अजीबोगरीब आजकल के कुछ टॉपिक्स बन रहे हैं ARY और हम टीवी पे। एक मैंने एक मुझे ड्रामे का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, जिसमें एक खातून है और उनके जो हस्बैंड है वो सुबह शाम जो है उनको इंसल्ट करना, ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर अपनाए रखना, बहन को ज्यादा अपने फोकस रखना और बीवी को जो बहुत ज्यादा पुश करते रहना कि नहीं तुम किसी काम की नहीं हो। तो वो औरत उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ ही नहीं पाती, कहती नहीं शायद मेरे में कोई गलती है, शायद वो मुझ में नसीब ले ही लेते ना, वो जो कोई। लोग हैं, औरतें उसको अपना नसीब ले लेती हैं, उसको कोट कर देते हैं, एग्जैक्टली। इसको ये मेरा नसीब है। नसीब है, नसीब के साथ साथ मैं छोड़ूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, हो सकता है मेरे अंदर बाकी ये थी कैपेबिलिटी ना हो सकता है मैं मेरे ये ना चीज हो, ना कर पाऊँ। तो ये मान आ लेते जाती है हैं। कि विक्टिम मेंटालिटी में आ जाता है फिर ये कि वो रहना चाहता है विक्टिम, वो उस चीज से उस विशियस साइकिल से वो बाहर आना ही नहीं चाहता। दिस इज कॉल्ड विशियस साइकिल। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक के साथ भी रह रहे हो तो इनका भी एक पूरा एक साइकिल होता है। आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे, आप उस शादी से उस रिलेशनशिप से आप बाहर नहीं आ सकते। तो आपकी हो जाएगी विक्टिम मेंटालिटी कि अच्छा जी हमें तो ऐसा ही रहना है क्योंकि हमारे नसीब में ये लिख दिया गया, ठीक है हम इस पे गुजारा कर लेंगे, ठीक है। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना, इज्जत मिले ना मिले हु केयर्स, वो की रोटी मिल रही है, बच्चे पल रहे हैं मेरे पास छत नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। ऑब्वियसली मैं ये कहती हूँ कि इट्स नॉट दैट इजी टू स्टेप आउट ऑफ दैट होम। लेकिन आपकी इज्जत नफ्स, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ बर्बाद होने से बेहतर है कि आप कुछ अरसे के लिए कुछ टफ टाइम फेस कर लो, बाहर आ जाओ, किसी की हेल्प ले लो, लेकिन उस एनवायरमेंट से आप बाहर आ जाओ। ये मेरा जो है मेन फोकस होता है। लास्ट एक इसमें जो अप्रोच में मैं बात करूंगी विच इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच। एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम बताते हैं जब आपको पता होता है दैट यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, उसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उस पर कंट्रोल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई टर्मिनल, खुदा ना खास्ता किसी को डिजीज हो गई या किसी का कोई ऐसा खतरनाक किस्म का लॉस हो जो कि इरिवर्सिबल लॉस है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे हालात में आप क्या करोगे कि आप स्ट्रेस को कैसे डील करोगे, आपके पास अब कोई कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हम बताते हैं 3 से 4 चीजें। नंबर 1 इज डाइट एंड एक्सरसाइज। आपने अपनी डाइट वॉच करनी है कि आप क्या चीज खा रहे हो, क्या चीज पी रहे हो, ये बड़ी जरूरी चीज है। प्लस हम एक्सरसाइज को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो इट्स इज प्रूवन टू बी एज इफेक्टिव एज एंटी डिप्रेसेंट इन रिलीविंग योर माइल्ड डिप्रेशन। अगर आप माइल्ड डिप्रेशन का शिकार भी हैं, एक्सरसाइज करने से आपके जो डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं, प्लस आपको जो डिफरेंट जो आपके जो टॉक्सिसिटी है आपकी बॉडी के अंदर वो रिलीज होती है, आपके हॉर्मोन्स अच्छे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज की वजह से प्लस अच्छी डाइट की वजह से आपके अंदर ये चेंजेस बहुत अच्छे से आ सकते हैं कि आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। Second, which is the most important thing, which is known as meditation and then physical relaxation. ये हम लोग नहीं करते हैं, ये हम नहीं करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी जो हम अपने सेशंस में करवाते हैं, which is known as progressive relaxation muscle technique. प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मसल टेक्निक क्या है कि आपकी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो ये चीज आपकी टेंस्ड होती है, आपको नहीं पता लगता। आप ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल बस आप ऐसे बैठे हुए अपने कांधों को ऐसे करके, या अपने अपने आईब्रोज के बीच में वाली जो जगह है इसको आपने टेंस किया हुआ है और आपको कभी कभी नहीं भी पता चलता कि आप ऐसे बैठे हो। रिंकल्स आए हुए हैं, आपके फोरहेड पे रिंकल्स आए हुए हैं, आपकी बॉडी स्टिफ हुई हुई है।
आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, आप लिटरली अभी इसको करके देखेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि अच्छा मैं स्ट्रेस में थी, मुझे पता ही नहीं था, मेरी बॉडी तो स्ट्रेस के अंदर थी। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेंस योर मसल्स डेलिबरेटली फॉर 10 सेकेंड्स। आपने इसको उचकाया अपने शोल्डर्स को, और देन यू हैव टू काउंट लाइक 1 2 3 4 5 1 to 10 एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स यू हैव टू रिलैक्स। आपको खुद फील होगा कि आपकी जगह ये टेंस, आपको रिलैक्सेशन एकदम से फील होगी। इसी तरह से यहाँ पे आपने करनी, अपने इसको टेंस करना है देन रिलैक्स, अपनी फिस्ट को टेंस करना है देन रिलैक्स, अपनी बॉडी को टेंस करना है एंड देन रिलैक्स। 10 सेकेंड्स के लिए आपने हर एक बॉडी पार्ट को टेंस करके रिलैक्स करना है, विच इज नोन एज प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मसल टेक्निक। इससे आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ होता है वो रिलीज हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हम वो करते ही नहीं है, हमें लगता है इससे क्या होगा। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट और क्लाइंट ऐसे हैं जो जिनको लगता है डीप ब्रीथिंग से कुछ नहीं होता, और जब मैं करवाती हूँ थोड़ी देर बाद वो खुद कह रहे होते हैं हमें बहुत फायदा फील हो रहा है, हमें तो लग रहा है हमारी टेंशन बहुत हद तक रिलीफ हो गई है। आपने डीप ब्रीदिंग में करना क्या है, 7-11 डीप ब्रीदिंग एक टाइप है जिसमें हम 7 सेकेंड्स के अंदर जो है अपने इनहेल करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, उसके बाद रिलीज करते हैं, और लंबे टाइम के लिए आप जो है एक्सेल करते हो। इससे क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दैट गेट्स एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एकदम से रिलैक्स फील करती है, आपको लगता है आप एकदम डाउन फील कर रहे हो। जब भी आप एक्सेल करोगे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपको लगेगा यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, और आपको लगेगा बहुत हल्का हल्का फुल्का महसूस कर रहे हो। दूसरा है मेरे पास गाइडेड विजुअलाइजेशन। जब आप स्ट्रेस में हो आपने लाजमी ये मेडिटेशन करनी है। इस तरह की एक एप्लीकेशन आती है, एंड्रॉइड में भी है आईफोन में भी है, विच इज नोन एज मेडिटेशन म्यूजिक। मेडिटेशन म्यूजिक के अंदर म्यूजिक भी है, उसमें साउंड इफेक्ट्स भी है। जो लोग म्यूजिक सुनना नहीं चाहते उसमें ऑप्शन होता है आप म्यूजिक खत्म कर दें और उसमें आप नेचर की आवाजें सुने, जिसमें आता है फॉरेस्ट, ऑटम लीव्स, उसमें रेन ड्रॉप्स, सी, काम सी, लेक, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट साउंड है। वो साउंड आपने खामोशी से अपने हेडफोन्स के अंदर लगानी है और लेट जाना है किसी भी सुकून की जगह पे, विंडोज ओपन करके, आईज क्लोज करके। आपने सोचना है आप किसी बीच पे खड़े हैं, बीच पे खड़े में आपको आवाज आ रही है मुसलसल उस बीच की, या आप ग्रीनरी के पास खड़े हैं मुसलसल आवाज आ रही है उस ग्रीनरी की। ये सारी चीजें आपने विजुअलाइज करनी। दीज विजुअलाइजेशन कैन गिव यू रिलैक्सेशन। एकदम से आपको लगेगा आप एकदम से रिलैक्स हो गए, और आपकी जो स्ट्रेसफुल आपके जो थॉट्स चल रही हैं वो भी आपकी डाइवर्ट हो जाती है इस तरह। ये बहुत ही जरूरी चीज है आपको बॉडी रिलैक्सेशन के लिए और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगी विच इज नोन एज रेजिलियंस। रेजिलियंस एक ऐसी चीज है जो कि हम अक्सर नहीं जान पाते कि रेजिलियंस क्या चीज है, जिससे हम कहते हैं बाउंस बैक। खतरनाक सिचुएशन आई, आप कैसे अपने आप को रेजिलियंट बनाओगे, आपके अंदर तो रेजिलियंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक रबर बैंड, रबर बैंड को आप जितना खींचोगे उसके बाद आप उसको छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक। आपको खतरनाक हिट लगी है और आप उस हिट से बाहर निकल कर आ जाओ, वापस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ, अगर आप ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को, तो दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग रेजिलियंस। ये होगा कैसे, ये होता इस तरह से है कि आपको अपने अंदर पुरानी बातें सोचनी है, कुछ कौन से मुश्किल हालात आपने फेस किए हैं, किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। उसके साथ साथ आपने अपनी इंस्टिंक्ट बिल्डअप करनी है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, इसके तो आपने अपने पॉजिटिव सोचना है कि मैं इस चीज से भी बाहर निकल आऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी निकल आ चुकी हूँ और अभी भी मैं इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगी। चीजों को इन लाइन रखें, पर्सपेक्टिव रखें, एक चीज का एक व्यू रखें। जब भी कभी आप कोई पेनफुल इवेंट, इस वक्त जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो या जो मुझे बाद में सुनेंगे, वो ये चीज जरूर दिमाग में रखें कि पेनफुल इवेंट, हर चीज गुजर जाती है, आज का वक्त एक जैसा नहीं रहता, गुजर जाता है। ये सोच आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करेगी, ये पेनफुल सिचुएशन भी गुजर जाएगी। और इस चीज को, जो आपकी पेनफुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसको आपने एक ब्रॉडर टर्म में लेना, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लेना है कि आपको इससे फायदा क्या हो रहा है, आपने इससे सीखा क्या है। ये सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव जब आप देखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली रेजिलियंस डेवलप होगा। तो ये आपके उन हालात में काम आती है चीजें जब आपको लगता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है स्लीप। हम नींद को कभी हम 2 घंटे, कभी जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं हम 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, हम ज्यादा नहीं सो पाते, हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते ही नहीं। नींद को इनिशिएट करने के लिए अपने ब्रेन को रेडी करना है आपने। यू हैव टू मेक योर ब्रेन रेडी दैट ओके इट्स टाइम टू स्लीप। तो आपने टेक्नोलॉजी और रिलैक्सेशन, सारे जो पॉइंटर्स हैं, दीज पॉइंटर्स, दीज ऑक्यूपॉइंटर्स, ये सारे ऑक्यूपॉइंट्स है सारे, इस पे आपने हल्का हल्का अपने इस पे प्रेशर देना है, यहाँ प्रेशर देना है। ये लेटने से 1 घंटा पहले करना है। आपने अच्छे कोई ऐसी खुशबू लाइक लिवेंडर ऑयल
ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल, ये आपने कहीं अपने हाथ में लगाना है, इसको आपने स्मेल करना है, इट विल गो टू गिव यू सूदिंग इफेक्ट। ये आपको रिलैक्स करेगी आपकी बॉडी को, ये आपको रेडी ये करेगी सोने के लिए। जी, ये आप कुछ क्वेश्चन करें। इंसोम्निया जो है वो भी इसी की वजह से होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की वजह से। Yes, it can be a symptom of the insomnia, but insomnia itself एक proper एक अलग से disorder है जो कि sleeping related disorder के अंदर आता है, और उसकी different एक criteria है। लेकिन depression के दौरान ये हो जाता है कि आपको insomnia हो जाता है क्योंकि आपका जो sleep है वो disturb हो जाती है। even stress में भी आपकी sleep disturb हो जाएगी, या तो आप बहुत ज्यादा सोगे या बिल्कुल नहीं सोगे। तो ये चीजों के लिए आपको अपनी sleep बेहतर करनी है, 7 to 8 आपने hours लेने। I know it's very difficult in those situations जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो या फिर आप बहुत दुख में हो। जब हम फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है या फिर हम किसी अपने को खो देते हैं, ऐसी सिचुएशन में सोना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आप अब क्या करेंगे, आपके साथ कोई हेल्पर होना चाहिए, या आप किसी से कोई बात करें तो आपको लाजमी सोने का जरूर मशवरा दे, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो। ये जो मैंने तरीका बताया आपकी बॉडी को रिलैक्स करना, ये ऑक्यूपॉइंट्स, आपका लिवेंडर ऑयल, आपकी एरोमा थेरेपी, ये 1 घंटा पहले सोने से पहले अपने आपको रेडी करना, प्लस कैफीन का इंटेक स्टॉप करना है आपने। जहां आपको लगे आप बिल्कुल। स्ट्रेस्ड आउट हो, आप एजिटेटेड हो, स्टॉप टेकिंग कैफीन, योर शुगर, your tea, your coffee, and the sugar intake as well. Sugar intake also gives you a boost of anxiety. एनर्जी में, आपको रेस्टलेसनेस, बिल्कुल ये चीजें अक्सर हमने देखो हाइपर एक्टिव बच्चों को डॉक्टर मना करते हैं कि इन बच्चों को मीठा टॉफी देना बंद कर दें, क्योंकि आपको हाइपर एक्टिव स्टेट में लेके जाती है चीज। उसकी जगह इसको आप ऑल्टरनेट लेकर आए, ग्रीन टी, हर्बल टी, स्ट्रेस फ्री आपकी टीज, प्लस एवोकाडो। एवोकाडो इज रियली गुड फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। खाने पीने की तरफ आए आप जरा, जिसमें हम इस तरह के स्ट्रेसर्स रिलीव करने की बहुत सारे इस तरह के खाने पीने बताते हैं। बॉइल्ड एग इज रियली गुड आपके लिए, प्लस आपका ऑरेंज जूस जो कि आपको विटामिन डी भी प्रोवाइड करता है, प्लस आपके विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से आप डिप्रेशन की तरफ जाते हो। ये खैर एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं ताकि इससे भी आप जो है फायदा ले सके। डाइट हमारी बहुत अच्छी होगी, हमारी नींद अच्छी होगी, और हमारा स्ट्रेस इससे जाता रहेगा। जी, ये जो फूड डिसऑर्डर्स वगैरह जो हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं, बहुत सारे ये भी इसी में आते हैं, एग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से। क्योंकि बहुत सारे जैसे बिंज ईटिंग कहते हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन जो एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं, या जी, बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा खाने पे आते हैं, ओबेसिटी है, ये सब चीजें भी तो डिप्रेशन वगैरह की वजह से भी अक्सर बच्चे होते हैं डिप्रेशन में खाने लग जाते हैं ना, औरतें खाने लग जाती हैं, आदमी खाने लग जाते हैं, ये तो सारी वो जो चीजें। चीज अच्छा, वो जो चीज है ईटिंग डिसऑर्डर वाला जो पार्ट है, दैट इज टोटली डिफरेंट एक्चुअली। ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाता है आपका एनोरेक्सिया, और दूसरा आता है बुलिमिया। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर क्राइटेरिया डिफरेंट है। एनोरेक्सिक में जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन की वजह से नहीं, बल्कि उनको अपना जो बॉडी इमेज है वो बहुत मोटा लग रहा होता है। ये एक मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से आप फिर खाना पीना छोड़ देते हो बिल्कुल, और बंदा बिल्कुल ही सूख जाता है बिल्कुल। बुलिमिया में क्या होता है, पर्जिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है कि बंदा खाता है और फिर इसको जो है इंड्यूस वोमिटिंग करता है। ये बिल्कुल एक सेपरेट डिसऑर्डर है जो कि इसके साथ लिंक्ड नहीं है। जिस चीज की आप मुझसे जो क्वेश्चन कर रही हैं, दैट इज फॉर इमोशनल ईटिंग, जिससे मैंने कहा कि एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है डिप्रेशन में। या तो आप बहुत ज्यादा खाने लगते हो, या फिर आप ओके तो या फिर आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हो। दिस इज कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर बिट डिफरेंट देन दीज थिंग्स। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस में आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब जरूर होती है, बट हम इसको ईटिंग डिसऑर्डर में नहीं डाल सकते। ठीक है। अच्छा, तो मैं समझती हूँ जिस तरह से डिप्रेशन का मरीज एक हमारे पास आता है, चाहे आप काउंसलर हैं या नहीं है, साइकेट्रिस्ट हैं या नहीं है, पर मैं यानी एक जिसे कहते हैं एक सलाह देना चाहूंगी सबको कि एज फ्रेंड भी, अगर कोई डिप्रेशन वाली आपकी फ्रेंड या कोई इंसान आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप क्या समझती हो, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और वो डिप्रेशन का मरीज है, आप एकदम से पहली चीज क्या क्या उसमें आप डिपेक्ट क्या करती हैं कि उसको क्या चीज चाहिए? सबसे पहले उसको एक कान चाहिए जो सिर्फ कुछ भी नहीं बोले, ये नहीं बोले ये तुमने क्यों कर लिया, ये क्या तुम अभी तक बैठी हो, तुम जूते खा रही हो, ये क्या तुम ऐसे कर रही हो, ये तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया। वो जो डिप्रेशन वाला मरीज है वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता, पहले उसको एक दोस्त चाहिए, चाहे वो साइकेट्रिस्ट की सूरत में हो, चाहे वो काउंसलर की सूरत में हो, चाहे वो दोस्त की सूरत में हो, जिसके पास जाए पहले वो सिर्फ अपना, आपने देखा होगा ना जो अभी ज्यादा जो साइकेट्रिस्ट जो जितने काम कर रहे हैं या जितने भी काउंसलर ज्यादातर काम करें, आपने देखा होगा उनके पास जितने भी औरतें आ रही हैं ज्यादातर क्या करती हैं, बस चाहे हाई पेमेंट्स भी देके जा रही होती हैं, मगर उनको उनका कोई सुनने वाला नहीं होता।
अक्सर आपने देखा औरतें, आदमी अपने कामों में बिजी होते हैं, पूरे पूरे दिन जॉब पे जा रहे हैं, औरतें पूरे दिन, बेशक वो अमीर कबीर लोग हों, जो कोई भी हो, मगर उनकी बात करने वाला नहीं होता, कोई उनकी अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला नहीं होता। उनको सिर्फ क्या चाहिए होता है, इलाज नहीं चाहिए होता है, मैं आपको उनको कोई दवाई नहीं चाहिए होती, उनको कोई एक्सरसाइज नहीं चाहिए होती, उनको सिर्फ एक कान चाहिए होता है, एक शोल्डर चाहिए होता है, जो बस हम तुम्हें कॉल करेंगे, तुम 2 घंटा सिर्फ हमसे बात कर लो। डिप्रेशन के ऐसे मेरे पास इतनी कॉल्स रात के 2-2 बजे भी आती हैं, 4-4 बजे भी आती हैं, फातिमा सिर्फ सुन लो जो हम कहना चाहते हैं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? हेलो, मेरे ख्याल से हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, है ना? अब सही है? कोई मसला नहीं, हाँ, सही, इट्स ओके नाउ, इट्स ओके नाउ, कैरी ऑन प्लीज। अच्छा, तो ये जो आपकी बात है ना, ये यही मेरा लास्ट पॉइंट था एक्चुअली, टॉक इट आउट वाला, कि जो है आप जो इमोशन अप्रोच जो है, हमारी इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है, इसमें ये यही सबसे पहला जो पॉइंट है, जो कि मैंने लास्ट के लिए रखा था, और आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज कर दिया कि टॉक इट आउट। जो हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग वेंट आउट नहीं कर पाते, या उनके पास शोल्डर नहीं होता रोने के लिए, या फिर उनके पास वो कान नहीं होते सुनने के लिए। अच्छा, हाँ, एक चीज और है जो कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, बहुत सारे लोग में एम्पैथी की बड़ी कमी है आजकल, जो मैं नोट कर रही हूँ। मोस्टली जितने हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है डिफरेंट बड़े बड़े, वहां पे लोग अगर कुछ लिखते भी हैं, कुछ ऐसा, भले वो एनन पोस्ट भी अगर है, वो एनोनिमस भी है, उसको अगर बैशिंग पे आते हैं लोग, तो इस कदर बैश करते हैं इस इंसान को, कि वो औरत जो एनन भी है, वो शायद वो भी शर्मा जाएगी, हालांकि उसका नाम अपेयर नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है शायद उसको मजीद पढ़ के डिप्रेशन हो जाता है। हमारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो जिसकी कमी है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या चीज होती है? एम्पैथी ये होती है कि आप अगर सिंपथाइज भी नहीं भी कर रहे हो, या चलो आप उसको अच्छे वर्ड्स नहीं बोल रहे, या आप उसको, आपको नहीं पता कि उसको क्या कहना है, तो एटलीस्ट आप ये तो इमेजिन कर सकते हो कि वो बंदा किस चीज से गुजर रहा है, उसके गुजर रहा है जूते के यार। अंदर देख सकते हो आप। तो ये एम्पैथी वाला जो फैक्टर है ना, बहुत से लोगों में मुझे लगता है लैक करता है, जिसकी वजह से लोग जो है बिना सोचे समझे जो है बैशिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग फिर वेंट आउट करने से कतराते हैं, कि नहीं, अगर हमने कतराते हैं। बहुत बड़ा गुनाह भी कर दिया, अगर हम कुछ कहना भी चाहते हैं, हम क्या करें, क्योंकि हमें तो लोग बहुत बातें सुनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बंदा आखिर में, कभी कभी मैंने ऐसे केसेस देखे जिससे बंदा सुसाइड कमिट कर लेता है, क्योंकि उसका कोई होता ही नहीं है। तो ये सुनने चीजें जो वाला कोई है, नहीं होता, हाँ। बिल्कुल, क्योंकि हम जो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गम बांटने से कम होता है, खुशियां बांटने कम से होता बढ़ती है। हैं, गम बांटने से कम होता है। अब शेयरिंग वरीज कैन कट देम इन हाफ इफ यू आर शेयरिंग इट टू प्रॉपर पर्सन। अगर आप उसको सही जगह, सही तरीके से शेयर कर रहे हो, सही इंसान के साथ शेयर कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा होता है, जब हम किसी को अगर आपने कभी दोस्तों में देखा हो, अगर हमारे जैसे दोस्तों का ग्रुप है, जैसे मेरा पर्सनली कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सामने से कोई वो हमें आगे हेल्प आउट नहीं कर देगा, हमें नहीं बाहर निकाल लेगा उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, लेकिन हम वहां पे वो अपनी बात लिखते हैं। उस सामने से उसने कोई तफरी वाला जुमला बता दिया हमें ऐसी, तो हमें हंसी आ गई, थोड़ी देर के हमने मुस्कुरा दिया, हम हंस पड़े। इससे क्या होगा, लाफ्टर थेरेपी हो जाती है ये हमारी, कि अच्छा जी, हमने थोड़ी देर हम मुस्कुराए, हमारी टेंशन जो है रिलीज हुई, हमारी बॉडी रिलीज जो है, बॉडी ने टेंशन रिलीज करी, हमारा स्ट्रेस रिलीज हुआ। इससे ये फायदा होता है एम्पैथेटिक होना, दूसरों को सुनना, वो कान रखना, जिससे हम सामने वालों को समझ पाए, सुन पाए, अंडरस्टैंड कर सके, उसका पर्सपेक्टिव समझ सके, ये बड़ा जरूरी है। और हमें एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, इतना वाइज होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या बात कहनी है, जो उससे हमारे आगे वाले रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर तरीका ये, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम साइकोलॉजिस्ट को, हम काउंसलर्स को, हम साइकाट्रिस्ट को हम ग्रांटेड ना लें। हमारे अंदर एक ये पॉसिबल मसले मसाइल भी बहुत है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा देखे हैं ये प्रॉब्लम, कि हम इस चीज को वो नहीं करते, मतलब अहमियत नहीं देते, हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम समझते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, बात करेगा, क्या करेगा। अक्सर असल सारा मसला ही यही है कि हमें पता ही नहीं है कि जी ये चीज खराब है, तो पूरी बॉडी खराब है। आपके फिजिकल सिम्टम्स इसी से आ रहे हैं, पूरा ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल किए हुए, आपके हार्ट इश्यूज भी इसी से आ रहे हैं, आपके स्टमक प्रॉब्लम्स भी इसी से आ रहे हैं, फियर आपको हो रहा है तो आपके किडनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको लिवर इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सारा मसला यहाँ से आ रहा है, ये हिस्सा गड़बड़ है, तो ये आपको मौत तक लेके जा सकता है। हम प्रॉब्लम में आते हैं, हम बोलते हैं क्या होगा, बात ही तो करनी है, बात ही तो करनी है, और ये बात नहीं करते करते वो इंसान को वर्ज पे ले जाता है, सुसाइड वर्ज पे, मतलब वहां पे आप सुसाइड अपनी पे आ जाते हैं। जिंदगी हार, अब अपनी जिंदगी हारे, यू आर रिस्किंग योर लाइफ।
तो यही आखिर में हम यही कहेंगे कि आपको अगर आप किसी डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, अगर आप किसी अब्यूजिव एनवायरनमेंट में हैं, तो कोई बंदा आपकी जिंदगी में चेंज नहीं ला सकता। आप बिल्कुल समझेंगी वो इन्वॉल्व करेगी, वो करेगी, ये करेगी, नहीं, अनलेस यू योरसेल्फ टेक द डिसीजन। अगर आप अपना बिल्कुल लिए डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप कुछ अपने लिए प्लान कर सकते हैं, अगर आप कुछ अपने लिए काम कर सकते हैं, निकल सकते हैं, तो यू आर द वन हु कैन डू इट, नो वन एल्स। तो बस बिल्कुल ये आखिरी बात मैं ये आपसे पूछूंगी कि आप ये बताओ कि क्या कहते हैं, अगर आपने देखा होगा जिस तरह से डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं, इन सब चीजों, एक्सरसाइज वगैरह को, डाइट को अगर हम साइड पर रखें, पिल्स के ऊपर अगर हम हैं, तो अक्सर जो ये जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, इनको एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो उसके आप नहीं समझते, जो एंटी डिप्रेसेंट आप टैबलेट्स वगैरह जो देते हैं, इससे जो मरीज है वो जिस तरह कहते हैं, यानी ऐसे औकात में जिसमें नहीं भी सोना, लंबा लंबा जिसे कहते हैं, ज्यादा लॉन्ग आवर्स जो है वो स्लीप लेने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब उठेगा जब उसका दिमाग को ये चीजें सुन नहीं करती। अगर बहुत ज्यादा आप एंटी डिप्रेशन की दवाइयां लेना, बहुत सारी औरतों को आदत हो जाती है, ऐसे उठा उठा के पूरी शीशी भागना शुरू कर देती है, जिससे होता है ना, फिर उनसे क्या ये होता है, उनका दिमाग काम करना सुन रहने होना शुरू हो जाता है, उसके उनका और भी बहुत काम। लेकिन उसके और भी साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि डिपेंड करता है कि साइकाइट्रिस्ट ने आपको कौन सी वाली मेडिसिन लिख के दी है, कौन सी एंटी डिप्रेसेंट दी है। अगर तो आप बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रहे हैं तो अच्छा, थेरेपी जो है, जो हम थेरेपी करते हैं, जो हमारी काउंसलिंग सेशंस होती है, दैट इज बेस लाइन, ये एक बेस लाइन कहलाती है। मेडिकेशन इसके बाद आती है, इट्स अ सेकंड स्टेप, इट्स नॉट अ बेसिक स्टेप। सबसे पहले अपने आप को रिजॉल्व कराएं, अपनी थॉट्स को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को जाके जो आपके जो मेंटल थ्रेड जो आपका पूरा टैंगल्ड हुआ हुआ है, इसको अनरेवल करने के लिए यू नीड समवन टू बी देयर टू हेल्प यू आउट। साइकोलॉजिस्ट इसीलिए बैठे हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर इसीलिए बैठे हैं कि आपको हेल्प करें। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली, अगर हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो क्या होता है, साइकाट्रिस्ट कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बट समटाइम्स दे डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स द मेडिकेशन। बहुत से लोगों को कभी कभी माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पर इतनी ज्यादा एंटी डिप्रेशन की जरूरत नहीं होती है, और वो सिर्फ बातों के थ्रू, साइकोथेरेपी, डिफरेंट सीबीटी हो गया, आपका आरएबीटी हो गया, इसके थ्रू बंदा बिल्कुल बेहतर हो जाता है। उसके थॉट पैटर्न्स चेंज होते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पॉजिटिव में चेंज होते हैं, बंदा बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो आपने ये नोट डाउन करना है कि साइड इफेक्ट्स क्या अलग से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आप नॉसिएटेड फील कर रहे हो, यू फील फटीग, यू फील ड्राई माउथ, आपको लगता है आपकी ब्लड विजन, आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बहुत से लोगों को, और साथ साथ आपको आपकी जो एपेटाइट है वो भी डिस्टर्ब रहने लग जाता है। तो ये सारे एंटी डिप्रेसेंट की वजह से होता है। लेकिन ये तब ली जाती है जब आपके पास कोई दूसरा वे आउट नहीं है और आप सुसाइडल हो चुके हो, आपने उस बंदे को रोकना है, बचाना है, उस इंसान की जो न्यूरो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गए, तो आप उसको जो है आगे रेफर करो साइकाट्रिस्ट के पास टू गो फॉर द मेडिकेशन। अदर देन दैट, उससे पहले जो स्टेप है, यही चीजें 50 to 60%, 70% ये चीजें खुद ही रिजॉल्व कर देता है। तो वी डोंट नीड मेडिकेशन एट ऑल फॉर दिस। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ केस जहां पर एक औरत है, उसने डिप्रेशन की बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा आदत हो चुकी थी वो दवाइयां लेने की, पिल्स लेने की, कि उसके बगैर यानी उसका सो ही नहीं सकती थी, उसकी नींद चली गई थी, उसको गोली यानी खानी खानी थी। और बहुत ज्यादा डिप्रेशन की वजह से ये क्या हुआ कि बीच में उसकी गोलियां वगैरह कुछ खत्म हो गई, तो वो कहीं मिल नहीं रही थी, मिली नहीं, तो वो 2 दिन अगर उसको गोली नहीं मिली, 2 दिन वो सोई नहीं, एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो ये इतने सीरियस भी हो जाते हैं केस। तो यही है कि अब हम आखिर में यही कंक्लूड करेंगे कि भाई अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, तो आपको चाहिए जस्ट स्पीक फॉर योर राइट, और खड़े हो, उस पर स्टैंड लो, और जितनी जल्दी ले लो उसमें से निकल जाओ, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबको आप बच्चे। फैसिलिटेटर चाहिए हमें। फैसिलिटेटर कौन है? जो कि जिन्होंने इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन की हुई है, इसकी स्टडी की हुई है, और थॉट्स को समझकर हमने पढ़ाइयाँ की हुई है इसकी, और उसको हम कन्वे करते हैं अपने पेशेंट तक, अपने क्लाइंट तक, कि ये थॉट पैटर्न्स हैं, ये नेगेटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो आप कर रहे हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज कराना है। तो मेडिकेशन भी अगर बंदा ले रहा है, उसके साथ भी थेरेपी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेडिकेशन ले ली तो चलिए दवाइयाँ फाको और अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है जी, हम लोग दवाई ले रहे हैं, वी आर सेट टू गो। नो, you also need psychotherapies, you also need CBT, you also need those counseling sessions, ताकि उस काउंसलिंग सेशंस में आकर आप समझ सको अपने दैट हु यू आर, आपके क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि गलत हैं। उस बिलीफ सिस्टम निकालने के लिए यू नीड अ हैंड टू टेक यू आउट फ्रॉम दोस थॉट पैटर्न्स। उससे बाहर निकालने के लिए यू नीड समवन लाइक साइकोलॉजिस्ट, लाइक मेंटल हेल्थ काउंसलर। ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने लाजमी इनसे कंसल्ट करना है।
एक मजेदार छोटा सा वाकया यहाँ पे कोट करूंगी। जब तक मेरे किसी लाइव कॉल में एक छोटा वाकया नहीं, मजा भी नहीं आता। हमारी जिंदगी के, मैं समझती हूँ, अक्सर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो हमने सुना भी है कि ये जबान जो है, अक्सर प्रॉब्लम्स हमारे यहीं से स्टार्ट होते हैं। अगर हम मैरिटल इश्यूज की बात करें या कोई रिलेशन की भी बात करें, इन लॉज की बात करें, और एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, तो उसमें क्या है, हमारे मसले शुरू ही यहाँ जबान से होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल कर लें तो बात आगे बढ़ती भी नहीं है। अगर ये गुस्से में है, शादीशुदा मियाँ बीवी में भी यही है, सास बहू में भी यही है, बहन भाई में भी ये है, औलाद में और वालदैन में भी ये। सामने वाला अगर कुछ कर रहा है, अगर आप समझते हो कि यार आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन में हो, बैठ जाओ, पानी पी लो फौरन से। ये मैं थोड़ा सा इन चीजों से हट के थोड़ी सी बातें बता रही हूँ, मेडिटेशन से, पिल से, इनसे अलग भी एक दुनिया है ना हमारी। तो वो अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, आप समझ रहे हो सामने वाला बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, या उसने कोई ऐसी बात कह दी है तो आप समझ रहे हैं कि आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, काबिल एहतराम नहीं है, तो उसके लिए बेहतर ये है जबान को उसी वक्त आप बंद कर लो। हस्बी अल्लाह व नेमल वकील आप कहिए। उसके बाद आप जो है उसका जवाब ना दीजिए, उस वक्त ना दें। अगर मियाँ बीवी हैं, उस वक्त जवाब ना दें। हो सकता है जैसे हमने अभी अर्लियर आप जो आपने बातें की कि भाई गुस्से में आया हो, बाहर उसने क्या फेस किया हो, कुछ हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हो जाते हैं शादी वगैरह इस तरह से चीजें। तो अगर कुछ कह भी दिया है तो उस वक्त जवाब ना दो, बैठ जाओ। बैठी हुई हो, ऑलरेडी हो, पानी पी लो, और बैठ गई हो तो लेट जाओ। तो इस तरीके से भी हम बहुत सारी चीजों को एंग्जाइटी में जाने देंगे ही नहीं। और उसके बाद जब अच्छा मूड हो जाए मियाँ का, खाने पे बैठे हैं, कुछ हो जाए, रात को बैठे में आप याद कर रहे हैं, जी अगर आप उस वक्त आए थे, आपने इस तरीके की बात कही थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो अगर आप इस तरह से कह देते तो ऐसा हो जाता। इसी तरीके से सास बहू के मसले भी, घरों के मसले भी, अगर आप समझ रहे हो उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको नागवार गुजर रही है, आप वहां से किसी काम से बहाने निकल जाइए, अलग चले जाइए। जरूरी नहीं है कि आपने तुर्की ब तुर्की हर चीज का जवाब देना ही हर चीज का हल नहीं होता है। एक वो थे स्कॉलर थे, ठीक है जी, एक कारी साहब थे, उनके पास एक औरत आई। उसने कहा मेरी सास जो है मुझे सुबह से शाम सुनाती रहती है, इतना मुझे अब्यूज करती है, ये करती है, वो करती है, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने दास्तान जो है सुना दी। उन्होंने कहा, वो दानिश्वर थे, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो। उन्होंने छोटी छोटी सी पर्चियां बनाई, और उसमें से उन्होंने कहा मैंने इन सब के ऊपर ना तुम्हारा इलाज लिख दिया है, तो अब तुमने क्या करना है, जैसे ही तुम्हारी सास आए, तुमने फौरन से इसमें से एक पुड़िया उठा के अपने मुंह में रख लेनी है। तो उसने कहा हाँ ठीक है। अब हमारे औरतों में ये भी तो है ना कि भाई पढ़वा लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ ये हो गया, कुछ गोल लेकर आ गए, इस तरह की बहुत सारी बातें भी तो हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आर यू विद मी, है ना? Yes, I'm with you. तो उन्होंने यही कहा कि भाई जब उसने और बहुत शिकायतें की कि भाई मेरी सास इतना इतना मुझे कहती है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये वो, उन्होंने कहा भाई ये छोटी छोटी पर्चियों पे मैंने सब में वो एक इलाज तुम्हारा लिख दिया है। वो जब भी तुम्हारे पास आए, जैसे सुनाना शुरू करें, यही तुम शोहर के साथ भी करना। जब वो आए, कुछ सुनाए, ये करे वो करे, तुम इसमें से एक पर्ची उठाना, मुंह में रख लेना। तो इस तरीके से तुम थोड़े अरसे के बाद आना, महीने के बाद आना, फिर मुझे बताना कि कितना अफाका हुआ। ठीक है, वो चली जाती है। महीने बाद वो यही करती, जैसे होता हुआ आते, अब्यूज करते, शोहर आता, ऐसे करते, वो पर्ची एक उठाती, जल्दी से मुंह में रख लेती, इस तरह से। फिर वो देखती, वो बोलते रहते, और वो कहती है असर हो रहा है, जो मैंने मुंह में रखा हुआ है इसका असर हो रहा है। और वो शोहर भी आता है ऐसे, वो कहती है इसका असर हो रहा है, और अब उसके हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक महीने के बाद वापस जाती है, उनको बताती है कि आपने मुझे ऐसा क्या पढ़ के दिया कि वो माशाल्लाह से मेरे ससुराल में भी अब जो है सब कुछ अच्छा हो गया, खुशियां हैं, मेरे शोहर के साथ भी मेरे ताल्लुकात अच्छे हो गए, ये हो गए। तो वो कहते हैं इन पर्चियों को खोल के देखो। वो खोल के देखती है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। कहता है यही तुम्हारी थेरेपी थी कि जब वो आए, उन्होंने कहा तुम्हारा मुंह इतनी देर के लिए बंद रहा ना, कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई रिएक्ट ही नहीं किया। उतनी देर अपने मुंह में वो पर्ची रखती थी ना, वो जब तक वो सुनाते रहते, कुछ कहते रहते, इतनी देर पर्ची मुंह में रखती थी, कुछ रिएक्ट नहीं करती थी। तो वो भी सही हो गया, वो भी सही हो गया, माशरा जो है बड़ा बेहतरी आ गई इस तरीके से। चलो दो चार सवाल हम अगर जो है हम ले लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं यार। इसमें ब्रॉडकास्ट में है, काइंडली बताएं इन सब पर कैसे कंट्रोल, ये आपने बता दिया है जी। लोग बोलते हैं गुस्से का तेज बंदा दिल का बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, ये बहुत सुना हुआ है, दिल गुस्से का तेज बंदा दिल का बहुत अच्छा होता है, इसलिए जितना मारना है मार ले जी, जितने चित्र लगाने हैं आज ला दे, क्योंकि दिल का तो बहुत अच्छा है। दिल का बहुत अच्छा है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं जी? दिल के अच्छे वाले उनको इजाजत है जूते वूते मारने की?
अच्छा जी, क्या? दिल का जो अच्छा इंसान है, हम लोग यही सोचते हैं कि दिल का अच्छा इंसान है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात वही है कि दिल में नहीं रखता, दिल पे कुछ मुंह पे कुछ वाला हिसाब है। लेकिन मैं इस चीज को इस तरह से लेती हूँ कि ये उसकी बेचारे की जो है ना एक्चुअली अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी है जो उसने रखी हुई होती है। और ऐसे अच्छे दिल का कोई फायदा नहीं है जो कि दूसरों का दिल तबाह बर्बाद कर रहा हो। तो मेरे नजदीक इस तरह इस चीज को मैं इस तरह से लेती वो एक लतीफा भी शायद आपकी नजरों से गुजरा, फेसबुक से मैं देख रही थी कि एक आदमी खूब अपनी बीवी को मारता है मारता है मारता है, तो वो कहती है कि ये आप क्यों मुझे मार रहे हैं, तो उस तरह कहता है हूँ। अरे जो प्यार करता है, जो प्यार करता है वही मारता है। जो, हाँ, तो वो उठाती है उल्टा उसको और डबल मारती है, कहती है मैं क्या आपसे कम प्यार करती हूँ। सॉरी फॉर कोटिंग दिस। अच्छा जी। आज हमें लड़कियों ने ना कहना है कि अच्छा, ये स्ट्रेस शुड बी कंट्रोल्ड विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जी, ये तो आपने यस। डिस्कस कर लिया है। एक्शन ओरिएंटेड भी आपने डिस्कस कर लिया है। आई डू एग्री विद द अप्रोचेस यू मेंशनड, थैंक यू जी। इमोशनल ओरिएंटेड जी, इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड, ये सब आपने डिस्कस कर लिया है ना, राइट? जी, ये सारी सारी चीजें डिस्कस हो गई। अच्छा, ये नौशीन कह रही है वेरी इंफॉर्मेटिव बट एज आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल। कोई मसला नहीं है नौशीन, इस वक्त जितने देख रहे हैं देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इसको जो है वॉच पार्टी पे भी लगा दूंगी इंशाल्लाह ताला, वो फिक्र नहीं करें, जब तक सब लोग देख नहीं लेंगे हमने जान नहीं छोड़नी। ठीक है जी। फिक्र नहीं करें, वो आप हमारा काम हम पे छोड़ दें वो। लोग ऐसा टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा है क्योंकि मैं अपने ग्रुप पे भी बहुत कुछ डालती रहती हूँ। होता क्या है, मेरे पास सेम क्वेश्चन फिर आ रहे होते हैं, जब तक उनके ऊपर खुद नहीं पड़ती ना फिर वो चीज देखते नहीं है। वो वो चीज देखते मैंने नहीं। करना चाहते ही नहीं है, तो ये चीज जो है काफी ज्यादा मैंने नोट की है। यस। ये क्या लिखा है, दोज हु आर शोइंग इंटरेस्ट ऑलरेडी नो दैट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, does keeping your self busy means you are running away from it? पूछ रही क्वेश्चन हैं है ये। अगर, हाँ जी पूछ रही हैं, अगर आप अपने आप को मसरूफ रखेंगी तो उसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन से भाग रही हैं। सिचुएशन से भागना नहीं कहेंगे इसको, मसरूफ रखना कि आपके अंदर ऑलरेडी लाइक नेगेटिव थॉट्स ना आए, आगे से आगे आप फ्यूचर पे जंप ना करें, आप प्रेजेंट में रहें। मसरूफ रखना है समथिंग एल्स, और सिचुएशन को फेस करना, सिचुएशन से भागना है समथिंग एल्स। आई एम नॉट टेलिंग ओवर हियर अबाउट द एस्केप प्लान, बट टू फेस इट करेक्टली। लाइक आपने किस तरह से अपनी चीजों को मैनेज करते हुए किस तरह से कोप अप करना है, तो इसका एक सही तरीका होता है। इट्स कॉल्ड अ हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी, जो मैंने सारी यहाँ पे आपसे बयान की है। अच्छा, ये पूछ रही हैं थ्रो सम लाइट ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स के मेरे बारे में अभी मैंने वो बता दिए सारे आपको, इसके साइड इफेक्ट्स बता दिए हैं, इसकी डिपेंडेंसी बताई है मैंने आपको। तो ये अगर आप बोले तो मैं फिर से ही वापस से, अगर सुनना कोई चाह रहा है तो मैं फिर से बता सकती हूँ। और भी हम इसमें से देखते हैं ना, इसमें से और भी आपका आपने उसमें लाइव में फेसबुक वगैरह खोली भी है, मैं इसमें से भी आपको क्वेरीज बता देती हूँ। नहीं, जी, मैंने खोला, मैं खोल लेती हूँ। वांट आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास इतनी जल्दी ये कनेक्ट होगा, लेट मी चेक। मैं देख रही हूँ, कोई मसला नहीं है, आई एम विद यू। ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगी जी सना, ये डाल देंगी ग्रुप का लिंक भी इंशाल्लाह आफ्टर द लाइव कॉल। अच्छा जी, हाँ जी, इसमें क्वेरीज नहीं है। एबीसी एक्टिवेटिंग बिलीव कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज जी, दैट? ये इन्होंने शायद क्वेश्चन किया होगा इसके ऊपर, मेरे एबीसी टेक्निक के ऊपर। हाँ जी, ये सारा तो आपने डिस्कस कर लिया है। एवरी रिलेशनशिप नेवर रन ऑन द बेसिस ऑफ 50-50, जी बिल्कुल एग्री करते हैं आपसे। समटाइम्स मी और समटाइम्स माय पार्टनर इन्वेस्ट मेजर पार्ट इन रिलेशनशिप, समटाइम्स आई सैक्रिफाइस मेनी टाइम्स। सही बातें लिखी हुई उन्होंने, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेगेटिव सराउंडिंग्स, एक्सेप्टेंस, और बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेटिव पॉजिटिव थिंकिंग। पैसे बचाने के लिए किसी लेमैन के पास जाएंगे तो आपको वो मजीद डिप्रेस करेगा। थोड़े से पैसे खर्च करें और प्रोफेशनल पर्सन से हेल्प लें। सुसाइड से आसान है किसी काउंसलर के पास जाना। बात ठीक है जी, बिल्कुल क्या कहती हैं? बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा जी जनाब, ये थी हमारे पास क्वेरीज। कुछ आप
सिर्फ कंक्लूड करना चाहेंगी 3-4 पॉइंट्स में? Yes, I just want to conclude this on कि आप की जो लास्ट उन्होंने अभी कमेंट किया, इसी बात को मैं आगे थोड़ा सा लेके जाऊंगी कि अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाते और हम किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करते हैं टू वेंट आउट इन ऑर्डर टू जस्ट रिलीज आवर स्ट्रेस, अक्सर ऐसा होता है कि हमें गलत किस्म के मशवरे मिलते हैं जिसके ऊपर हम अमल कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंस आता है वो बहुत ही खतरनाक आता है, जिसकी पेनाल्टी फिर हमें खुद को भरनी पड़ती है। तो आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस थिंग कि आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जिससे आप गुजर रहे हो उसको अगर आपने डील करना है, उसकी आपने कोपिंग स्ट्रेटजी सीखनी भी है, तो प्लीज गो एंड टेक हेल्प फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ काउंसलर और फ्रॉम अ प्रोफेशनल। आप किसी भी अपने फ्रेंड से डिस्कस करना समथिंग एल्स, लेकिन प्रॉपर तरीके की एक्सपर्ट एडवाइस वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इवन मेरे ग्रुप पे भी होता है इस तरह से कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, दे वांट टू डिस्कस इट ऑन अ प्लेटफॉर्म, के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट एडवाइसेस लेंगे। उन एडवाइसेस में ज्यादातर बहुत से लोग अच्छी एडवाइसेस भी देते हैं, लेकिन बहुत से लोग कुछ ऐसी एडवाइसेस भी देते हैं जो कि मेरे नजदीक हर पर्सपेक्टिव को देखते हुए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप जरा भी डिस्टर्बेंस आई, नीचे लिखा हुआ लीव लीव दैट पर्सन, तो मतलब आप उस बंदी का घर खत्म करवा रहे हो। हो सकता है वो हमारी बात ना सुनते हुए उसको उसकी बात ज्यादा इफेक्टिव लग रही है, उसको लगेगा छोड़ देना बेहतर, क्योंकि लोग पहले ही एक नेगेटिव थॉट्स के अंदर रह रही है औरत, तो वो क्या करेगी, वो हो सकता है वो छोड़ दे। इट मीन्स कि वो चीज हल हो सकती थी, हल नहीं हुई, उसने गलत चीज अडॉप्ट कर ली, गलत मशवरा ले लिया। तो राइट नाउ आई वांना जस्ट गिव यू दिस एडवाइस कि कोशिश करें, कंसल्ट अ प्रॉपर एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलर जो कि आपको तरीके का सही से आपको जो है मशवरा दे सके। एक और चीज मैं लास्ट को कहना चाहूंगी, जैसे आपने सुना होगा कि हमें हर 3 to 6 मंथ्स में जीपी के पास कंसल्ट करना जरूरी है, रेगुलर चेकअप के लिए, रेगुलर या रूटीन चेकअप के लिए। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा टैबू है, अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, पीपल स्टार्ट आस्किंग अस के ओके भाई क्या बात होगी, आप पागल तो नहीं हो गए हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया, साइकोटिक हो गए हो। ये एक बहुत बड़ा हमारा टापू है बना हुआ, एक स्टिग्मा कहलाता है, या उसको कह रहे हैं ये नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसी जाने की क्या जरूरत पेश आ गई। अब बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, लास्ट पॉइंट, even relationships, even yourself, even anyone, like आपके बच्चे हो गए, आप खुद हो गए, आपका रिलेशनशिप हो गया, हर 3 महीने बाद, 6 महीने, 6 महीने के बाद आपने किसी न किसी को कंसल्ट करना है अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे डिस्कस करने के लिए, ताकि एक न्यू पर्सपेक्टिव आपको मिलता रहे, न्यू नॉलेज आपके उसके अंदर जो एड ऑन होती रहे। आप रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाएं या आप मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जाएं, लेकिन जाए जरूर, जस्ट लाइक अ जी। ये यूएस में बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने देखा है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में कोई बात आती है ना हमारे हस्बैंड के खिलाफ, हम जाके हस्बैंड को बोल देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। हस्बैंड का दिमाग पहले ही 4 चीजों में घिरा हुआ है, वो आके इसको बोलेगा तुमने ये किया, तुम अब इससे क्या हुआ, सब लड़ाई शुरू हो गई। वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे मैंने एक बड़ी अच्छी चीज नोट की है कि यूएस में अक्सर लोग, मैंने देखा है, लोग जाते हैं प्रॉपर रिलेशनशिप काउंसलर के पास हर 3 महीने बाद, भले उनको कोई प्रॉब्लम, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नॉट इशू, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, अपने डे टू डे जो वरीज रूटीन में जो इश्यूज होते हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, आपके रिलेशनशिप में एक नई एनर्जेटिक एक वेव आती है, एक आपके रिलेशनशिप को जो एक न्यू, एक फ्रेश एक एयर मिलती है, प्लस आप दूसरे बंदे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और आपस की आपकी लड़ाइयाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताना था। बहुत शुक्रिया हिना, इट वॉज एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू इन माई लाइव शो। और उम्मीद रखती हूँ कि आज का हमारा जो शो था, जितने लोग अभी हमारे साथ थे उन्होंने भी इससे बेनिफिट हासिल किया होगा, जिन्होंने नहीं किया इंशाल्लाह ताला वो जब तक इससे बेनिफिट हासिल नहीं कर लेंगे हम उस वक्त तक वॉच पार्टी पे डालते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने सीखना होगा, क्योंकि सेशन जो है हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनको सिखाने के लिए, सीखने के लिए, तो इसको हमने हर हाल में इससे हमने सीखना है जरा। और आप इंशाल्लाह ताला आगे भी लाइव हमें लाइव्स में आते रहिए, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे, जो आपकी एक्सपर्टीज है उससे हम लोग सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आने का, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जनाब, आज हमारे साथ सॉफ्ट टॉक शो में हिना रेहान थी, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज जो हमारा सेशन था वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव होगा। जो लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव थे वो तो ऑलरेडी हमारे साथ शामिल थे और सुन रहे थे, जो नहीं सुन सके वो लोग इंशाल्लाह ताला अपने जब आप लोगों को टाइम मिलता है आप इसको जरूर सुनिए। ये लाइव शो का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वीकेंड्स पे एक लाइव प्रोग्राम रेगुलरली जो है वो शुरू किया है। अगर आप भी समझते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, कोई एक्सपर्टीज हैं,
कोई ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो आप समझ रहे हैं कि हमें वो प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिक में उनको आना चाहिए, अवेयरनेस के लिए डिस्कस करना चाहिए, प्लीज मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मेरे साथ लाइव में आइए, जो भी आपकी एक्सपर्टीज हैं उनको हमारे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग इस रेगुलर कॉल का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, यही हमारे ग्रुप का मकसद भी है। हमारे साथ रहिए और नेक्स्ट वीकेंड पर इंशाल्लाह ताला फिर मैं हाजिर होंगी अपने किसी नए गेस्ट स्पीकर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक शेड्यूल किए हैं वो तो इंशाल्लाह ताला क्यू में लगे हुए हैं, पर अगर आप समझते हैं आपके पास भी नए टॉपिक्स हैं जो हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, प्लीज कम टू मी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।